नहीं बिल्कुल नहीं, सही बात अरे है भाई मैं तो संजय जी, बता रहा हूँ ये कि अच्छी बात नहीं है। अरे नहीं, हम मेरा एक इतनी दूर कार्यक्रम बन बैठे रहा है हुए मुंबई आने हैं। का, तो मैंने कहा, मैंने पुष्पा जी से पूछा बोले जरूर आइए, मैं कहा बिल्कुल मिलूंगा। हाँ। बहुत बहुत खुशी हुई है सुन करके। और देखिए अच्छा है, ये मिलने आएंगे और आप लोग इससे उत्सुक होकर के, इससे प्रभावित होकर आप भी आने की कोशिश करेंगी। ये बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। अच्छा पुष्पा जी, मैं आपको ये भी बता दूं कि हम कुछ लोग ही नहीं जुड़े हैं अभी। यह कार्यक्रम जो है फेसबुक में लाइव प्रसारित हो रहा है, तो इसको बहुत सारे लोग जो हैं इसे देख रहे हैं पूरे विश्व से। और वो इस पे कमेंट्स करने के लिए उनको सुविधा नहीं होती है, तो वो उसमें नीचे लिखते हैं अपने विचार, और वो भी हमें देख रहे हैं। मैं उन सबके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ। और पुष्पा जी को चूंकि ये सब नई टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी कम है, इसलिए मैंने उनको बताया कि केवल हम ही लोग नहीं है, इसको पूरे विश्व में देखा जा रहा है, इसका लाइव प्रसारण हो रहा है। जी। अरे दिगंत गए हैं आप भैया। कल्पना नहीं की जा सकती कि ऐसा भी हो सकता है। देखिए ये बड़ी सामान्य तकनीक है, हम लोग इसका रोजमर्रा में अनुप्रयोग करते हैं, पर चूंकि आप पुरानी पीढ़ी की हैं तो शायद आपके लिए नया है, परंतु ये सामान्य है, मेरा कहना है ये। पर चलिए, मेरे हिसाब से समय हो गया। मैं सादर सादर आदरणीय, प्रणाम। अब मैं मंजू जी भी आ गई हैं, जी विनोद बहुत बहुत जी प्रणाम आपको जी। जुड़ने जी के लिए हम सादर लोग ऐसी प्रणाम। चर्चा कर रहे थे आपके आने के पूर्व। जी अब मैं ऋतु जी से कहूंगा कि समय हो गया, कार्यक्रम आरंभ करें। संजय जी, एक मिनट, विनोद जी जुड़ने के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट आपको भेजा है जी सिंगापुर से। जी विनोद दुबे जी ने। जी जी। रितु जी, सिर्फ एक आपसे निवेदन करना चाहूंगी। वैसे तो मैं काफी देर तक बैठूंगी प्रोग्राम में, पर हमारे यहाँ ऑलरेडी मतलब 9:30 9:45 का टाइम हो रहा है। तो जी जी जब भी जी। आपको समय मिले तो आप थोड़ा सा मुझे जल्दी बुला लें, बिल्कुल दीदी, क्योंकि बिल्कुल कल काम पर भी जाना है मुझे जी। बिल्कुल। हमारे साथ जो हमारे आज के जो मुख्य अतिथि हैं, वो उनका इंतजार मैं कर रही हूँ। आकाशवाणी से आ गए जी जी हमारे मुख्य अतिथि, आ गए। जी। बहुत बहुत बढ़िया। तो अ, अब हम लाइव जाते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबको एक एक कविता सुनानी है ना। हाँ। सबको प्यार सिखाता है, सबके दिलों को लुभाता है, सबके दिलों को लुभाता है। ये आवाज ऐसी कहाँ से? हकीकत दीपन म्यूट कर नमस्कार। दीजिए, म्यूट कर दीजिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर रितु शर्मा ननन पांडे अंतर्राष्ट्रीय हिंदी संगठन नीदरलैंड के इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस साल धर्मवीर भारती जी का शताब्दी दिवस है ये, और हमारे लिए ये बहुत प्रसन्नता की बात है कि साहित्य के एक ऐसा पुरोधा जिन्होंने साहित्य की लगभग सभी विधाओं में अपनी कलम का जादू दिखाया है, चाहे वो कहानी हो, निबंध हो, पत्रकारिता हो, आलोचना हो, अनुवाद हो, कोई भी साहित्य की ऐसी विधा रही होगी मुझे याद नहीं जो उनकी कलम से अछूती रही हो। और आज हमारा ये सौभाग्य है कि हमारे आज के इस कार्यक्रम में उनकी सहधर्मिणी आदरणीय पुष्पा भारती जी इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं हमारे साथ। तो मैं सादर बहुत प्रेम से आपका स्वागत करती हूँ। और आप हमारे मंच पर आज आप सुनेंगे भारती जी की साहित्य। वैसे तो पूरा विश्व ही उनके साहित्य का प्रेमी है, लेकिन आज हमने देश विदेश से कुछ ऐसे नगीने इकट्ठे किए हैं जो आपको अपनी कविताओं में भारती जी की कहीं झलक दिखाएंगे, अपनी झलक दिखाएंगे। और आज के हमारे मुख्य अतिथि आकाशवाणी प्रसार भारती आकाशवाणी दिल्ली के उप महासचिव, कार्यक्रम उप महासचिव आदरणीय राम अवतार बैरवा जी भी हमारे साथ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय। और कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले मैं माँ भारती को माँ सरस्वती के लिए 2 शब्द कहना चाहूंगी, और उसके आगे हम अपनी गोष्ठी शुरू करेंगे आज की। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ऐसा कहा जाता है जहाँ माँ सरस्वती विराजती है, वो मंच हमेशा उनके वरद हस्त से
उनको हमेशा वरदहस्त रहता है माँ सरस्वती का, और मंच जो है अपना एक अच्छे कार्यक्रम के रूप में वो कार्यक्रम संपन्न होता है। तो अब हमने माँ सरस्वती का आह्वान कर लिया है अपने मंच पर, तो अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं बहुत मंच अच्छा पर किया आपने माँ सरस्वती का आह्वान करके, बहुत अच्छा, धन्यवाद आपको। सादर आभार। और कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पहले मैं कार्यक्रम की रूपरेखा या कार्यक्रम विषय प्रवर्तक के रूप में मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी आदरणीय डॉक्टर संजय आनंद जी को। आप आलोचक हैं, लेखक हैं और फिल्म फाउंडेशन के वैश्विक उपाध्यक्ष भी हैं और भारती जी के बहुत बड़े प्रशंसक भी हैं। तो मुझे लगा कि इनसे बेहतर कोई नहीं होगा इस मंच पे विषय प्रवर्तक के लिए। तो मैं आग्रह करती हूँ आदरणीय संजय आनंद जी से कि आप आए मंच पर और हमारे कार्यक्रम की शुरुआत करें। मंच आपका है। हरे कृष्णा। मैं डॉक्टर संजय अनंत आप सभी पूरे विश्व से जुड़े, फेसबुक के माध्यम से जुड़े सभी साहित्य प्रेमियों को प्रणाम करता हूं। और आज जो हमारे काव्य साधक यहाँ पर उपस्थित हैं, जो आज काव्य पाठ करेंगे, उन्हें प्रणाम करता हूं। हमारे बीच सौभाग्य है कि आज धर्मवीर भारती जी के साथ धर्मणी पुष्पा भारती जी उपस्थित हैं, मैं उन्हें प्रणाम करता हूं। अब चूंकि मैं सबसे पहले आज इस आयोजन के लिए डॉक्टर रितु शर्मा जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। रितु जी नीदरलैंड में रहती है, वहां की राष्ट्रभाषा डच है। आपने डच और हिंदी साहित्य के मध्य एक सेतु का काम किया है। अनेक कथाएं, बाल साहित्य आपने डच से हिंदी में और हिंदी से डच में जो है अनुवाद किया है। इसके अतिरिक्त आप हिंदी के प्रचार प्रसार में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमेशा सक्रिय रहती है। इसमें सबसे बड़ा योगदान आप कर रही हैं सूरीनाम में और नीदरलैंड में, जहां पर आप नियमित रूप से ऑनलाइन क्लासेस लेती हैं, वीकली क्लासेस लेती हैं, जिसमें आप जो है हिंदी सिखाने का प्रयास करती हैं। जो हमारे भारतवंशी हिंदी नहीं जानते हैं या हिंदी कम जानते हैं, लिखना नहीं जानते हैं, पढ़ने में उन्हें कोई अनेक प्रकार की बाधाएं, इस प्रकार के जो हमारे भारतवंशी हैं, उनके मध्य हिंदी को लोकप्रिय बनाने में आप बहुत बड़ा योगदान दे रही हैं। मैंने उनके विषय में ये बात इसलिए कही क्योंकि आज का वो कार्यक्रम का संचालन कर रही है। तो बहुत सारे हमारे मित्र हैं जो उनको व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते हैं, तो चूंकि वो संचालन कर रही हैं तो उनके विषय में तो आज चर्चा नहीं हो सकती थी, या ना कोई उनका परिचय नहीं देगा, वो सबका परिचय देंगे। इसलिए मैंने आवश्यक समझा कि उनके बारे में मैं आप सबको परिचित करा दूं जो उनसे परिचित नहीं है। नीदरलैंड से रह के हिंदी की बहुत बड़ी सेवा वो कर रही है, विश्व स्तर पर सेवा कर रही है, इसके लिए उनका बहुत बहुत अभिनंदन। अब मैं आज के विषय पर आता हूँ। आज का विषय मित्रों, जैसा कि हम सबको विदित है कि हम सब जो है डॉक्टर धर्मवीर भारती जी के जन्मशती के अवसर पर आयोजित इस अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी में उपस्थित हुए। तो इस अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी में अब अगर हम धर्मवीर भारती जी के बारे में बात करें तो उन्हें कुछ शब्दों में बांधना संभव नहीं है। हमारे मध्य उनकी सधर्मणी श्रद्धेय पुष्पा जी उपस्थित हैं। मेरा प्रयास होगा कि कुछ शब्दों में उनके विराट स्वरूप का दर्शन मैं आप लोगों को कराऊं। धर्मयुग जैसी पत्रिका के वो संपादक थे। गुनाहों के देवता जैसी अति लोकप्रिय रचना के कथाकार, श्रेष्ठ कवि, पत्रकार, अंधा युग जैसे श्रेष्ठतम नाटक के नाट्यकार। अब भारती जी के विषय में कहूं तो लेखन की ऐसी कोई विधा नहीं है जिसमें भारती जी का दखल ना रहा हो। हर हर विधा में उन्होंने कुछ ना कुछ लिखा है और हर जगह उन्होंने नई ऊंचाइयों को प्राप्त किया है और नए मापदंड हिंदी साहित्य आने वाली पीढ़ी के लिए उन्होंने वो स्थापित करके गए हैं कि चलो इसको छूकर बताओ। ये इस प्रकार का उनका योगदान है और मैं अगर कहूं तो मैं उन्हें अपने साहित्य का प्रथम गुरु मानता हूं। इसका मैं कारण भी आप लोग को बताता हूं कि बहुत छोटेपन की यादें हैं। जब हम 5वीं या 6वीं कक्षा में पढ़ते थे तो हमारे घर के पड़ोस में धर्मयुग पत्रिका आती थी। हमारे यहाँ तो नहीं आती थी, घर के पड़ोस में आती थी। तो उनके यहाँ कादम्बनी भी आती थी, वो लोग साहित्य प्रेमी थे, कादम्बनी भी आती थी और भी अन्य पत्रिकाएं आती थी। पर हमको धर्मयुग ही हमारे हाथ में आती थी, हमको अच्छी लगती थी। धर्मयुग इसलिए अच्छी लगती थी कि धर्मयुग के पिछले पन्नों को हम पलटते थे तो उसमें बाल जगत होता था। तो बाल जगत में ये था कि कुछ पहेलियां होती थी, कुछ छोटी सी कहानी होती थी एक, लेकिन उसमें जो सबसे बड़ा आकर्षण होता था डब्बू जी होता था। तो डब्बू जी का एक कार्टून होता था जो विशुद्ध भारतीय चरित्र था। उस समय ज्यादातर जो कार्टून होते थे वो विदेशी चरित्र होते थे, वर्ल्ड डिज्नी के होते थे या अन्य
अन्य मिकी एंड माउस वगैरह होते थे, पर भारतीय जो चरित्र था वो ये डब्बू जी था जो धर्मयुग में छपा करता था। तो हम धर्मयुग जब भी आती थी उस समय, और तो कुछ समझता नहीं था, इतने छोटे थे, तो हम लोग पलट के पीछे के पन्ने देखते थे और उसमें हम जो है वो देख लिया करते थे। तो ये था धर्मवीर भारती जी और उनके धर्मयुग से मेरा पहला परिचय। इसके बाद आयु बढ़ी तो धीरे धीरे साहित्य में मेरी रुचि शुरू से रही। तो साहित्य में रुचि थी तो इसलिए साहित्य भी पढ़ना जो है धर्मयुग से ही आरंभ हुआ। तो धर्मयुग में उस समय अगर मैं आपको कहूं तो धर्मयुग में धर्मयुग के समय और भी पत्रिकाएं आती थी। दिनमान आता था, साप्ताहिक हिंदुस्तान आता था, रविवार आता था, अन्य अनेक पत्रिकाएं आती थी। परंतु धर्मयुग का महत्व यह है कि धर्मयुग ने हिंदी हिंदी पत्रकारिता को एक नए तेवर दी। अब ये देखिए कि उस समय जो साहित्यिक पत्रिकाएं आती थी तो ऐसा नहीं थी साहित्यिक पत्रिकाएं नहीं थी। सरस्वती छपा करती थी, हंस छपती थी, और साहित्य अमृत आता था। इस तरह की अनेक पत्रिकाएं थी, संघ वालों का राष्ट्रधर्म आता था। ये सारी पत्रिकाएं साहित्य ही छापा करती थी। परंतु इसको पढ़ने वाला जो वर्ग था वो एक विशिष्ट वर्ग था जो साहित्य से जुड़ा हुआ था। सामान्य व्यक्ति इसको नहीं पढ़ता था। सच्चाई है ये। आप लोग जो मेरी आयु के हैं और उस कालखंड को अगर आप लोग याद करेंगे तो मेरी बात आप 100% आपको सही लगेगी कि वो एक वर्ग है वो उसको पढ़ता था। कादम्बरी को पढ़ने वाला एक वर्ग था, इन पत्रिकाओं में को पढ़ने वाला एक वर्ग था। लेकिन जो धर्मयुग था वो एक आम जन की पत्रिका थी, क्योंकि धर्मयुग में सबके लिए कुछ ना कुछ होता था। नारी स्त्रियों से संबंधित कुछ विषय आलेख होते थे, बच्चों के संबंध में तो मैंने बताया ही आपको। तो इस प्रकार था साहित्य की, और वो एक समसामयिक विषय की पत्रिका थी, वो साहित्य की पत्रिका नहीं थी। वो समसामयिक विषय की पत्रिका थी। उस समय का जो विषय होता था वही धर्मयुग में छपता था, लेकिन उसमें साथ में साहित्य अनिवार्य रूप से होता था। ये उसकी सबसे बड़ी खासियत थी। तो आम व्यक्ति को धर्मयुग के माध्यम से साहित्य से धर्मवीर भारती ने जोड़ा। ये धर्मवीर भारती जी का सबसे बड़ा योगदान है। दूसरी जो साहित्यिक पत्रिकाएं थी वो तो उन तक जाती थी जो साहित्य से पहले से जुड़े हुए थे। ये वो पत्रिका थी जो आमजन की पत्रिका थी, और वो समसामयिक विषयों के को पढ़ने के लिए इस पत्रिका को लेते थे, लेकिन साथ में साहित्य इसमें होता था, इसलिए उन साहित्य से भी वो परिचित हो जाते थे। अब उस समय जो देखिए महान लोग तो उस समय हमारे जो हिंदी साहित्य के स्वर्ण युग के जो जो पैराकार थे, जो जो हमारे आधार स्तंभ थे, उस समय जीवित थे। महादेवी वर्मा छपा करती थी, उनके इंटरव्यूज छपते थे, उनके साक्षात्कार छपते थे, उनके संस्मरण छपते थे। आदरणीय बच्चन जी थे, विमल मित्र थे, अमृतलाल नागर थे। ये सब हम इनसे जो परिचित हुए वो धर्म के माध्यम से ही हुए। और मेरे जैसे लाखों लोग, हजारों लोग जो हिंदी से जुड़े, हिंदी साहित्य से जुड़े, वो धर्मयुग के कारण जुड़े। धर्मयुग का इतना बड़ा योगदान है। और जो पत्रकारिता की जब हम बात करते हैं, पिछले एक कार्यक्रम में मैं संगोष्ठी में था, आदरणीय संजय द्विवेदी जी आए हुए थे, जो माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विभाग में हेड ऑफ डिपार्टमेंट है पत्रकारिता विभाग में। तो उन्होंने भी इसी बात को कहा कि पत्रकारिता के जो नए तेवर आए, उसके पहले जो पत्रकारिता थी हिंदी की, वो एक अलग एक उसमें निबंध होते थे और एक एक विशेष प्रकार का एक लेखन होता था, जो मैं सामान्य शब्दों में कहूँ तो आम व्यक्ति को वाऊ लगता था। जो अंग्रेजी में और अन्य अंतरराष्ट्रीय भाषाओं में जिस प्रकार के आलेख होते थे, जिस प्रकार की के फीचर्स होते थे, वो उन्होंने हिंदी में लाया और हिंदी पत्रकारिता को एक नए तेवर दिए। तो वही तेवर जब हिंदी पत्रकारिता को मिले तो हिंदी जो है वो लोकप्रिय हुई। और ये जो कहा जाता था कि भाई हिंदी तो एक कविताओं की भाषा है और साहित्य की भाषा है, इस बात को बड़े बड़े लोगों ने नकारा जो पहले जिनको पूर्वाग्रह था। और हिंदी जो है वो व्यापार के क्षेत्र में सामान्य व्यक्तियों के बीच में लोकप्रिय हुई। और इसका सबसे बड़ा श्रेय धर्मयुग को जाता है। और जब धर्मयुग छपा करती थी तो धर्मयुग जो है नंबर 1 पर होती थी, पहले नंबर पर होती थी, और उसके बाद में सारी पत्रिकाएं आती थी। और इस धर्मयुग को खड़ा करने में सबसे बड़ा योगदान डॉक्टर धर्मवीर भारती जी का था। जब तक धर्मवीर भारती जी इसके संपादक रहे, इस पत्रिका ने अपना स्वर्ण युग देखा है। उसके बाद गणेश मंत्री जी आए, उन्होंने भी बहुत अच्छा इसका संचालन किया, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन धर्मयुग जो है, मैं मानता हूं कि धर्मवीर भारती जी की इसका सबसे बड़ा योगदान है। अब आज हम जितने लोग जुड़े हुए हैं सब मुंह बोलता कवि है। कवि, हम लोग काव्य साधक लोग हैं, मैं भी कवि हूँ, और जितने मंच से संचालन कर रही हैं रितु जी वो भी कवि हैं, और जो हमारे साथ जो आज विशिष्ट अतिथि कवि जुड़े सब कवि हैं। तो आज हम अगर हम धर्मवीर भारती जी को कवि के रूप में हम देखते हैं, तो हम पाते हैं कि आधुनिक कविता, आधुनिक काव्य काव्य संसार में, आधुनिक हिंदी कविता में धर्मवीर भारती जी का स्थान श्रेष्ठतम कवियों में से एक है, माना जाएगा। उनके कारण में नव चेतना के प्रतीक है। उन्होंने एक नई प्रकार की कविताएं जो है हिंदी साहित्य को दी।
आप उनकी कविताओं में, मेरा अपना दृष्टिकोण है, मैं तो कनुप्रिया का भक्त हूँ, मैंने कनुप्रिया श्री कृष्ण भक्त भी हूँ इसके भी। कनुप्रिया मुझे बहुत पसंद है, और मैं कनुप्रिया मैंने कितनी बार पढ़ी है मुझे भी याद नहीं। मैं कनुप्रिया जब भी मुझे समय मिलता है मैं अपनी लाइब्रेरी से निकालता हूँ और उसको पढ़ता हूँ। मुझे इतनी इतनी पसंद है और बहुत आनंद आता है उसको पढ़ने में। हर बार पढ़ो तो कुछ अच्छा नया अर्थ मिल जाता है कृष्ण को समझने का, राधा जी के प्रेम को समझने का। लेकिन मैं आज उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो एक बड़ा विषय हो जाएगा, आज हमारे पास समय कम है। मैं आज उनकी एक जी कविता के बारे में आपको बताऊंगा, वो है मुनादी। तो मुनादी कविता मैंने क्यों आपके सामने रखी, ये इस बात को मैं आपको प्रमाणित करना चाहता हूं कि धर्मवीर भारती जी एक सामान्य साहित्यकार नहीं थे, वो एक निर्भीक साहित्यकार थे। सत्ता के से डरने वाले नहीं, सत्ता के नीचे दबने वाले नहीं, ऐसे साहित्यकार थे। मुनादी कविता तब लिखी गई जब देश में आपातकाल लगा था। लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया देश में, देश के सारे विपक्षी दल एक हो गए। उससे घबरा कर इंदिरा जी ने उस समय एक बहुत बड़ी भूल करी। मैं इंदिरा जी को बहुत सम्मान देता हूँ, इंदिरा जी ने लेकिन एक बहुत बड़ी भूल कर दी उस समय, तो उन्होंने आपातकाल लगा दिया। अब जब आपातकाल लगाया तो उसके नियम कायदे इतने कड़े रखे, सारे जो हमारे विपक्ष के उस समय नेता थे, अटल जी थे, जॉर्ज फर्नांडिस थे, संघ परिवार से जुड़े हुए लोग थे, ये सारे के सारे लोग जेल में डाल दिए गए। ठीक है, और इनके ऊपर नाना प्रकार के अत्याचार भी किए गए। और उस समय उन्होंने दूरदर्शन और जो आकाशवाणी था वो तो सरकार के अधीन में था, तो उसका तो उसपे तो इनका पूरा नियंत्रण था सरकार का। अब सिर्फ बचती थी प्रिंट मीडिया, वो निजी क्षेत्र में थी। तो प्रिंट मीडिया में इतनी कड़ाई थी बंधुओं कि आप जो संपादक होता था उसको शाम को बताना होता था कि कल सुबह अखबार में क्या छपने वाला है। और जो संपादकीय होती थी वो अधिकारी देख के जाते थे, फ्रंट पेज में क्या न्यूज आएगी ये देख के जाते थे। और अगर आप उनकी अवहेलना करें तो इतनी कड़ी सजा होती थी कि आपको रात को घर से उठा लिया जाता था, और पुलिस आपको डंडे मारती थी, आनंद तरह तरह के अत्याचार करती थी। बुद्धिजीवियों के साथ होता था ये, कोई कोई आम व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ। जिन लोगों ने नहीं माना उनके साथ सब किया गया। लेकिन भारती जी ने उस कालखंड में कविता लिखी इंदिरा गांधी जी को, सीधी सीधी इंदिरा सरकार को चुनौती देते हुए, जो उन्होंने गलत कदम उठाया था आपातकाल लगाने का। उसका एक ही अंश पढ़ रहा हूँ आपको, 2 ही लाइन पढ़ रहा हूँ। खलक खुदा का, मुल्क बादशाह का, हुकुम शहर कोतवाल का, हर खासो आम को आगाह किया जाता है कि खबरदार रहें और अपने अपने किवाड़ों के अंदर से कुंडी चढ़ाकर बंद कर लें, गिरा लें खिड़कियों के पर्दे, और बच्चों को बाहर सड़क पर न भेजें, क्योंकि एक 72 साल का बूढ़ा आदमी अपनी कांपती कमजोर आवाज में सड़कों पर सच बोलता हुआ निकल पड़ा है। अपनी कमजोर कांपती आवाज में सड़कों पर सच बोलता हुआ निकल पड़ा है। ये जयप्रकाश नारायण जी के लिए उन्होंने कहा था। और पुष्पा जी ने मुझे अभी कुछ दिन पहले बात बताई कि जो इसका जो मैन्युस्क्रिप्ट है, इसकी मूल कॉपी है, उसके ऊपर जयप्रकाश नारायण जी ने हस्ताक्षर भी किए हैं, जो उनके पास सुरक्षित है। अब एक एक विषय जो है, छोटा सा विषय है, आप सबको अच्छा लगेगा। धर्मवीर भारती जी के ऊपर हम बात कर रहे हैं तो धर्मवीर भारती जी और अटल बिहारी वाजपेयी तो कवि भी हैं, मेरे प्रिय कवि हैं। लेकिन वो उनका पर ज्यादातर लोग उनको एक राजनेता के रूप में जानते हैं, हमारे भारत के प्रधानमंत्री रहे वो। तो अटल बिहारी वाजपेयी और डॉक्टर धर्मवीर भारती बहुत अच्छे मित्र थे। और उनकी एक और बात मैं आप लोग को, शायद बहुत लोग को नहीं जानकारी होगी, दोनों का जन्म 25 दिसंबर को हुआ, यानी वो जन्म तारीख भी दोनों की एक ही थी। अब पुष्पा भारती और भारती जी से अटल बिहारी जी है आयु में बड़े, ठीक है। लेकिन पुष्पा जी को भाभी मानते थे। पुष्पा जी यहाँ बैठी हुई हैं, तो पुष्पा जी को भाभी मानते थे। अब इसके पीछे का एक किस्सा है, वो शायद बताना चाहें तो बताएं, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। तो पुष्पा जी उपस्थित है, वो शायद बताएं, वो उनका चरण स्पर्श भी करते थे। तो अटल बिहारी वाजपेयी फिर भारत के प्रधानमंत्री जब बने तो उनका जन्मदिन आया, तो पुष्पा जी ने उनके जन्मदिन पर बधाई देने के लिए उनको एक पत्र लिखा। तो पत्र लिखने पर जो अटल जी ने बड़े भावुक होकर उन्होंने जो पत्र लिखा, 7 जनवरी 2002 का है। मैं उसके 2 लाइन आपको पढ़ रहा हूँ, आप समझेंगे कितनी भावुक इनके भावुकता के क्षण है, और कितना प्रेम था भारती जी से उनका। प्रिय भाभी जी, जन्मदिन पर आपका स्नेहपूर्ण पत्र मिला। प्रिय भाभी जी, जन्मदिन पर आपका स्नेहपूर्ण पत्र मिला। मुझे देवर कहने वाली एक भाभी आप ही बची। मुझे देवर कहने वाली एक भाभी आप ही बची। कितने भावुक शब्द हैं। परमात्मा मुझे इस स्नेह संबंध का अधिकारी बनाए रखे। आपका अटल बिहारी वाजपेयी। देखिए उस पीढ़ी के संस्कार, देखिए कितने संस्कार हैं, कितनी शुचिता है, कितनी पवित्रता है रिश्तों में। तो ये थे भारती जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रगाढ़ मित्रता, जो मैंने आप लोगों के सामने रखी। मुझे ऐसा लगा कि आज के उद्बोधन में मुझे ये बात आप सब लोगों के सामने रखनी थी। दोनों साहित्य से जुड़े हुए थे, एक कारण ये भी है। अब भारती जी की बात करूं और
अभी हम लोग कार्यक्रम आरंभ होने के पहले मैं और जी सुनीता जी और रितु जी जो है हमारी ऐसी औपचारिक चर्चा कर रहे थे, तो उसमें भी बात गुरु गुनाहों के देवता की आई गई थी। जो भारती जी और गुनाहों के देवता दोनों समानार्थी शब्द हो गए। अब ये कहानी ऐसी है कि इसका आकर्षण ऐसा है कि आज भी हिंदी साहित्य की बेस्ट सेलर है। इतनी सारी उपन्यासें आई, हर साल नई उपन्यासें आती हैं, इतनी समीक्षाएं उस पर लिखी जाती हैं, एक से एक पुस्तकें लिखी गई, श्रेष्ठतम और उससे श्रेष्ठ कहानियां लिखी गई। लेकिन गुनाहों के देवता की लोकप्रियता आज भी वैसी की वैसी ही है। चंदर सुधा और पम्मी की अद्भुत कथा, प्रयागराज यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के कैंपस की कहानी, वो एक आज भी न्यू जनरेशन खरीद के पढ़ रही है। जिनका साहित्य से कोई दूर दूर तक का वास्ता नहीं, उन्होंने इस पुस्तक को पढ़ा है और बड़े अभी भी उनको सारे पात्र याद रहते। तो उसमें एक बात आती है, सुधा का विवाह दूसरे से होने का ऐसा आता है वर्णन। तो चंदर को भावुक होकर कहती है कि लाओ अपने हाथों से कुछ खिला दूं, कल से हाथ पराए हो जाएंगे। तो ये कहानी लोगों को बहुत भावुक कर देती है, लेकिन भावुकता के कारण ये लोकप्रिय ऐसा नहीं है। भारती जी का मानवीय संवेदनाओं में कितनी गहरी समझ थी, मैं उसका एक एग्जांपल, मैं एक उदाहरण मैं आपको इसी रचना से दे रहा हूँ। आप उससे समझ जाएंगे कि उनकी जो लोकप्रिय इसलिए नहीं होगी, एक बड़ी भावुक कहानी थी, लव स्टोरी थी इसलिए लोकप्रिय हो गई, प्रेम कहानी थी। उसमें मानवीय संवेदनाएं इतनी गहरी थी। जो वो क्या लिखते हैं सुनिए आप में से अधिकांश जो है वो जो है वो मुझसे सहमत होंगी। देखिए मैं आपसे पढ़ रहा हूँ। अगर आप किसी औरत के हाथ पर हाथ रखते हैं, अगर आप किसी औरत के हाथ पर हाथ रखते हैं, तो स्पर्श की अनुभूति से ही वह जान जाएगी कि आप उससे कोई प्रश्न कर रहे हैं, याचना कर रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं या सांत्वना मांग रहे हैं, क्षमा मांग रहे हैं या क्षमा दे रहे हैं, प्यार का आरंभ कर रहे हैं या समाप्त कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं या विदा दे रहे हैं, या पुलुक का प्रश्न है या उदासी का चाव या नशे का स्पर्श या खिन्नता और बेईमानी का। तो जो हमारी महिला मित्र यहाँ सब उपस्थित हैं, वो मुझसे ये भारती जी के शब्द हैं, तो मैंने उनको आप लोग के सामने यथावत रखा कि उनको स्त्री संवेदनाओं की कितनी गहरी समझ थी, ये हमको इससे प्रमाणित होता है। अब एक छोटी सी बात मैं कर दूं उसकी, सूरज के सातवां घोड़ा की, जिसको श्याम बेनेगल साहब ने बहुत शानदार फिल्म बनाई, उसके लिए उनको कई पुरस्कार भी मिले। ये हिंदी साहित्य का अनोखा प्रयोग था। जेठ की गर्मी है और मणिक मुल्ला जी का एक का उनकी उनकी चौपाल में समझ लीजिए सब बैठे हैं, उसमें युवा धर्म भारती जी भी बैठे, कहानी है ये, और उनके मित्र भी बैठे हुए, और खरबूजा खाते हुए धर्मवीर भारती जी को मणिक मुल्ला कहानी सुना रहे हैं। अब उस कहानी से अनेक कहानियां निकलती हैं, अब वो सारी कहानियां जाके अंत में मिल जाती हैं। ये कहानी है सूरज का सातवां घोड़ा, अनेक यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई भी जाती है कोर्स में। तो इसकी विशेषता यह है मित्रों कि ये हिंदी साहित्य की ऐसी पहली रचना है, एक नया प्रयोग था जिसमें एक कहानी से अनेक कहानियां निकलती हैं और वे अनेक कहानियां अंत में जाकर पुनः मिल जाती हैं। तो ये एक अद्भुत प्रयोग था और ये बहुत अच्छी कहानी भी है, पढ़िए भी। और श्याम बेनेगल ने जो फिल्म बनाई है, अमरीश पुरी जैसे बड़े कलाकारों ने भी इसमें कार्य किया है, बहुत अच्छी फिल्म है, आपको देखनी भी चाहिए। एक फिल्म समीक्षक होने के नाते भी मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि ये फिल्म देखिए, बहुत अच्छी फिल्म है। ये जो भारती जी के की उपन्यास पर बनी, और नाम भी उन्होंने वही रखा। अब अंत में मैं अगर उल्लेख करूं तो अंधा नाटक, अंधा युग का अगर उल्लेख ना करूं तो मैं समझता हूं कि ये कैसे संभव है। अंधा युग जो है महाभारत काल में के ऊपर लिखी गई उनकी बहुत महान कृति है। और ये नाटक की विशेषता ये है मित्रों की विश्व की अनेक भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ, और केवल अनुवाद ही नहीं हुआ, विश्व की अनेक भाषाओं में इसका मंचन हुआ है। इसका मंचन रशियन में हुआ है, इसका मंचन फ्रेंच में हुआ है, इसका मंचन जर्मनी में हुआ है। इन भाषाओं में अनुवादित होकर इसका मंचन भी हुआ। ये सबसे बड़ी विशेषता है इस नाटक की। और आज भी इसका मंचन यथावत जारी है, और आज भी इसके मंचन को लोग देखना पसंद करते हैं। और ये हिंदी साहित्य की एक श्रेष्ठतम कृति है, नाट्य 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 माना जाता है अंधा युग। तो कहते हैं ना, हरि अनंत हरि कथा अनंता। तो भाई मैं ऐसा है कि अगर अगर एक एक विधा पर बोलूं धर्मवीर भारती जी के, तो घंटों बोला जा सकता है कि एक कवि के रूप में, एक पत्रकार के रूप में, एक जी नाट्यकार के रूप में, जी एक कथाकार के रूप में। तो बहुत समय हो जाएगा इसके लिए, और संभव भी नहीं है। और आज सब हम जो है विश्व के स्थापित कवि और कवित्रियों को सुनने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप सब लोगों ने मुझे सुना। हिंदी पत्रकारिता और साहित्य की नवचेतना के अग्रदूत डॉक्टर धर्मवीर भारती जी को पुनः प्रणाम करता हूं। और हमारे बीच में पुष्पा भारती जी, उनके साथ धर्मणी उपस्थित है, मैं उनको भी बारंबार प्रणाम करता हूं कि मेरे और ऋतु जी के अनुरोध पर वो आई। 92 वर्ष की हैं, इतनी वयोवृद्ध होने के बाद भी वो आज के कार्यक्रम में वो हमारे साथ जुड़ी।
मैं उनको बहुत बहुत आदर के साथ अभिनंदन करता हूं उनका, और अपनी वाणी को विराम देता हूं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओवर टू रितु जी। बहुत बहुत आभार संजय जी। आपने बहुत ही गागर में सागर भर दिया। भारती जी के बारे में इतना कुछ बताया और चंद ही मिनटों में आपने समग्र साहित्य को समेट लिया। आपका बहुत बहुत आभार। क्योंकि अब हम भारती जी की बात कर रहे हैं, और उससे पहले मैं एक निवेदन करना चाहती हूँ कि कृपया कार्यक्रम में समय का ध्यान रखिए और अपनी एक एक प्रतिनिधि कविता ही सुनाइएगा, क्योंकि समय आपका भी कीमती है। और भारती जी आज हमारे साथ आदरणीय पुष्पा भारती जी हैं, उनके लिए भी ज्यादा समय तक बैठना मुमकिन नहीं है, तो कृपया इस बात का ध्यान रखिएगा। तो मैं 2 लाइनों से आमंत्रित करती हूँ। कान्हा तुमने गीता सुनाई थी, पर मैं तो केवल तुम्हारी बांसुरी सुनना चाहती थी। तुमने धर्म के सूत्र खोले, पर मैं तो सिर्फ तुम्हारे चरणों की आहट पहचानना चाहती थी। तो इन्हीं शब्दों से मैं भारती जी की कर्णप्रिया आदरणीय पुष्पा भारती जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय, मंच आपका है। देखिए, मैं एक सलाह देना चाहूंगी आपसे जी कि विस्तार में किसी एक चीज को न लेकर के, अगर आज हम लोग ये करें कि मान लीजिए हम लोग सब लोग मिल करके एक एक दो दो कविताएं जी, भारती की सुनाएं, एक एक या बिल्कुल तो आप यही आते चाहें हैं। तो मैं शुरू कर दूं, आप कहें जी तो उनकी कविताएं, उनकी एक एक कविता मैं सुनाऊं, दूसरा सुनाए, तो भारती जी भी हमारे बीच आ जाएंगे इस तरीके से। अरे जी वाह। मैं सुनाऊं, अगर आपकी जी आज्ञा हो तो मैं। जी बिल्कुल, मंच आपका है। आप सुनाइए, कविता सुनाइए। हाँ, तो देखिए, मैं आपको सबसे पहले एक इस तरह की कविता सुनाती हूँ जो भारती जी ने, और बहुत निजी बात आपको बताती हूँ कि चूंकि मेरा जन्म हुआ था जून में, और एक मेरी जो एक साथ 2 जन्मदिन मनाया करते थे। एक कैलेंडर जो है अंग्रेजी का, तो उसके हिसाब से, और दूसरा दशहरे के हिसाब से, वो भी मेरा जन्मदिन पड़ता था, तो 2 जन्मदिन होते थे। तो जो वो दशहरे पर क्या करते थे, मुझे छोटी मोटी कोई गिफ्ट ला करके नहीं देते थे। दशहरे के दिन वो मुझे एक कविता लिखकर गिफ्ट के रूप में देते थे। मेरी बर्थडे गिफ्ट होती थी कविता। तो उसी बर्थडे गिफ्ट में से मैं आप लोगों को 2-3 कविताएं आज सुनाना चाहती हूँ। तो अरे वाह। जी, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत। ये कविता सुनिए, इसका शीर्षक है एक छवि। और ये कविता उन्होंने पहली बार मेरे लिए लिखी थी, मेरे ऊपर लिखी थी। वो सुना देती हूँ, वो सुनिए। और बस अंत में एक अंतिम कविता सुनाऊंगी, ये वाली सुनिए, एक छवि। छिन में धूप, छाह छिन ओझल, पल पल चंचल, गोरी दुबली, बेला उजली, जैसे बदली क्वार की। सुबह खटीली हरी पर्त में हल्की नीली आग लपेटे एक कली कचनार की। दक्षिण पवन में झोंके लेती डार की लहर बदन में, जिसने आकर कर दी है छवि और उजागर, मेरे छोटे फूल बसे घर, धूप धुली छत, छालिवी दीवार की। तो ये एक मेरे लिए उन्होंने लिखी। एक आप सुने कविता उन्होंने लिखी, सूरज में नहाए हुए। एक चैत का दिन है, चैत के दिन के ऊपर कविता है। सूरज में नहाए हुए नीले कमल सा ये चैत का नशीला दिन, मैंने बिताया नहीं केवल गुजार दिया। बेसुध तुम्हारे पास बैठे हुए, रूखी तुम्हारी मुक्त वेणी को उंगली में बार बार प्यार से लिपटा कर अनबांधे छोड़ दिया। निधियारी आंखों से बार बार देखने की कोशिश की, देखा नहीं। बौर लदी नाजुक टहनी सी देह की हल्की गरमाई को केवल महसूस किया, जाना नहीं। शाम हुई, तुम्हारी रूप गंध में मेरे मैं चपा, तुम्हारी रूप गंध में पका हुआ मन टूट टूट रह अलसाने लगा। मैंने कुछ नहीं किया, धीमे से
तुम्हारे माथे पर झुके रूखे हठीले एक कुंतल को होठों से संवार दिया। सुनो सच बतलाना, क्या तुमको कभी भी किसी ने भी इतना कोमल, इतना उजला, ऐसा पारदर्शी प्यार दिया? तो जब उन्होंने ये इतनी प्यारी कविता सुनाई तो मैं मुग्ध तो हुई, लेकिन मैंने शरारत की और उनसे इतरा करके, जैसे कोई बोले कविता सुनने के बाद, मैंने कहा कि आप पूछ रहे हैं कि इतना कोमल पारदर्शी प्यार किसी और ने दिया? अरे भाई, कभी किसी और की हिम्मत होती भी कैसे? तुम कहते हो ना कि मैं तुम्हारी जिंदगी की वो शय हूँ जिसके कोई मात है ही नहीं, तब बस कोई क्या बस करता। तो बहुत इस तरह की वो मन भावन कविताएं भी बहुत लिखा करते थे। अब सिर्फ एक और सुन लीजिए आप बस। जी उस कविता में क्या है कि सफरनामा नाम से लिखी है। क्या हुआ था कि जैसे जी इल्हाम होता है लोगों को ना, ऐसे कुछ उनको अंदर से जैसे इल्हाम होने लगा था कि अब मैं ज्यादा नहीं जीऊंगा। वही सितंबर के दिन थे और पता नहीं क्यों उनको रह रह करके लग रहा था। तो उन्होंने कहा कि अब मैं एक काम करता हूँ, मेरा मन है कि मैं तुमको आखिरी कविता लिखूं। और जो उन्होंने आखिरी कविता लिखी उसको नाम दिया था सफरनामा, यानी अपनी जिंदगी मेरे साथ जो जी है वो उस सफर में क्या हुआ वो सुना रहे हैं। जी सफरनामा आखिरी कविता है। जो पहले सुनाई थी वो पहली कविता थी, अब ये उनकी आखिरी कविता है। कहते हैं, मैंने घर छोड़ा, ओढ़ा देश निकाला, जाने किसकी तलाश में अलग जगाया, वीराने छाने जंगल जंगल भटका, पागलपन मुझ पर बीहड़ राहों का था, इस पागलपन के जाने क्या थे माने। सब समझे मैं हूँ नए गगन का पाखी, सब समझे मैं कुछ नया ढूंढ कर लाया, सच तो ये है आज बता दूं सबको, सच तो ये है आज बता दूं सबको, मैं पंख पसार उड़ा जितनी दूरी तक, वो सारा क्षितिज तुम्हारी बाहों का था। वाह। मैं आज बता दूं सबको, मैं पंख पसार उड़ा जितनी दूरी तक, वो सारा क्षितिज तुम्हारी बाहों का था। इन होठों से जितना जो कुछ रस पाया, उसको ही मैंने अपना गीत बना कर गाया। इन वाह, होठों से जो जितना भी कुछ रस पाया, उसको ही अपना गीत बनाकर गाया। अब शाम उतर आई है, पथ धुंधलाया, धीरे धीरे उदास अंधियारा छाया, राहें पगडंडी सब होती जाती गुम, अब मेरे और करीब चलो तुम, जिस मन की मधुराई तन की उजराई, मुझको संभाल कर इस मुकाम तक लाई, वो कदम कदम करती उजियार चलेगी, ये यात्रा जन्म जन्म के पार चलेगी। अब सोचिए, कविता लिख करके दे रहे हैं और आश्वस्त मुझे कर दे रहे हैं कि ये यात्रा तो अब जन्म जन्म के पार कर चलने वाली है, इस जन्म में खत्म नहीं हो जाने वाली है। अब मुझे आश्वस्त कर गए कि अगले जन्म में भी यही मुझको मिलेंगे, मैं उनकी हूँ, हमेशा रहूंगी। तो इस तरह की चीजें कविता के माध्यम से कहना, जो मन में आकर के इस तरह छप जाती हैं कि कण कण बिल्कुल आप उसमें डूब जाते हैं, इस तरह की चीजें भारती जी लिख कर दिया करते थे। मुझे हैं तो मेरे पास और भी, लेकिन और लोग हैं सुनाने के लिए, इसलिए नहीं सुना रही हूँ। आप और भी कविताएं एक दो सुनाना चाहती थी, पर बाद को। तो ये कविताएं सुनकर जानिए कि कोई किस तरीके से, आप लोगों ने कहा ना कि भारती जी की जो हर चीज में, हर विधा में उनको बहुत शौक था। ये जो उन्होंने समझिए कि 21 देशों की, पढ़ने के तो बहुत ही पढ़ाकू थे। 21 आप लोग बाहर के देशों से भी आए हुए हैं, आपके भी देश की कविताएं होंगी। बहुत सी कविताएं उन्होंने अनुवाद करी हैं। अनुवाद नीदरलैंड की कविताओं की अनुवाद हुई है, ये सबसे पहले ही आपको बता दूं। अरे वाह, तो ये तो बहुत
तो वो तो कविताओं के ट्रांसलेशन उन्होंने किए, लगता ही नहीं है कि अनुवाद है, लगता है कि ये ओरिजिनल लिखी हुई कविताएं हैं। तो इस जी तरह के काम भारती जी बहुत किया करते थे और जुड़ जाते थे दूसरे लोग भी आके आके उनकी कविताओं से इस प्रकार से। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहती हूँ, मेरा तो मन करे और भी सुनाऊं आपको, रखिए मेरे भी 2-3 और, लेकिन आप लोग समय नहीं लूंगी आपका। फिर जब चाहेंगे तब मैं अंत में एक आध कविता और सुना दूंगी भारती जी की। अभी आप बिल्कुल। कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद देती हूँ, छोटों को आशीर्वाद, बड़ों को नमस्कार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं जी, बिल्कुल आपके आशीर्वाद से। और कार्यक्रम की शुरुआत इतनी अच्छी हो गई है ना कि मतलब मुझे लगता है हमारे मंच पर और मंच के उस पर जो आभासी पटल पर लोग बैठे हैं, सबके मन गदगद हो गए होंगे और आज सब अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझ रहे होंगे आपको सुनकर। और अनजानी छोटी जो क्षणिका आपने बताई, मधुर स्मृतियों के साथ आपने कविताएं सुनाई, तो मुझे लगता है कि ये हमारा आज सौभाग्य ही है, हमारी पीढ़ी का और वर्तमान पीढ़ी का, जो आपको, आप जैसी महान शख्सियत को हम सुन सके हैं। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं आपके आभार के साथ। और हमारे बीच में, क्योंकि समय अलग अलग स्थानों पर बहुत अलग अलग है, इसलिए हो सकता है मुझे थोड़ा सा क्रम बदलना पड़े, क्योंकि कनुप्रिया की बात हो रही है और हमारे बीच में एक छोटे से कान्हा भी हमारे साथ है। और उस कान्हा के लिए मैं कनुप्रिया से ही कहना चाहूंगी, कान्हा, तुम युद्ध भूमि के नायक बने, पर मैं चाहती थी कि तुम मेरे हृदय की वेणा पर सिर्फ प्रेम का राग छेड़ते रहो। तो मेरे ख्याल से हमारे कान्हा समझ गए होंगे, जो सिंगापुर में हैं। और सिंगापुर से मैं आमंत्रित करती हूँ विनोद कुमार दुबे को, मेरे प्रिय अनुज को। आप कवि भी हैं और मेरे नेवी ऑफिसर हैं। तो जहाँ नाव को पानी पर तैराते हैं, जहाज को पानी पर तैराते हैं, वहीं अपनी कलम से अपने सपनों के कागज पर महल भी बनाते हैं। विनोद दुबे जी, मंच पर आपका स्वागत है। ऋतु दीदी शुक्रिया, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी बिल्कुल। बहनें भाइयों को बहुत कुछ देती हैं, पर आपने ये जो अवसर दिया है कि पुष्पा जी के मुख से धर्मवीर भारती की व्यक्तिगत प्रेम कविताएं सुनना, मैं बता नहीं सकता कि कितना अच्छा लगा सुनकर। पुष्पा जी को प्रणाम। मेरी एक कविता जो मैंने धर्मवीर जी के लिए लिखी थी, और मेरी बड़ी इच्छा थी कभी मौका मिले कि पुष्पा जी के सामने सुना सकूं। प्रयाग की मिट्टी संवारती रही हिंदी साहित्य की तकदीर, जिस माटी से उपजे महादेवी और निराला, उसी माटी में उपजे थे धर्मवीर। देह की सीमा से परे प्रेम का, जिसे मालूम था सही सही पता, सुधा के लिए वही गढ़ पाया एक चंदर गुनाहों का देवता। मध्य वर्ग की हताशा का, जिसे मणिक मुल्ला सा एहसास था, सूरज का 7वां घोड़ा ले आएगा, अच्छे वक्त का भी विश्वास था। गांधारी और अश्वत्थामा के जरिए महाभारत का अंत दिखाया जिसने, हिंदी नाट्य मंच पर अंधा युग जैसा एक प्रज्वलित दीप जलाया उसने। राधा कृष्ण के अमर प्रेम की साहित्य में जब जब भी बातें होंगी, राधा कृष्ण के अमर प्रेम की साहित्य में जब जब भी बातें होंगी, कनुप्रिया के मधुरिम छंदों की मंचों से रिमझिम बरसातें होंगी। नैनीताल से कौसानी तक का सफर, मन के ठेले पर एक हिमालय लिए, ताउम्र विस्मित रहा उन पलों पर जो उसने पहाड़ों की गोद में थे जिए। पत्रिकाओं की लंबी सूची में धर्मयुग का अलग ही मान रहेगा, पत्रिकाओं की लंबी सूची में धर्मयुग का अलग ही मान रहेगा। नए कलाकार जन्मे जहां से, यह एक ऐसा नूतन स्थान रहेगा। और आखिर में 4 पंक्तियां पुष्पा जी को समर्पित करते हुए कि प्रेम और पीड़ा के कपूर से जो उतार गया साहित्य की आरती, कभी कदा मिलता है हिंदी को ऐसा बहुमुखी धर्मवीर भारती, ऐसा बहुमुखी धर्मवीर भारती। शुक्रिया। बहुत सुंदर विनोद जी। मैं बहुत आशा कर रहा था आप ये कविता पढ़ेंगे। बहुत मेरे को मजा। आशा थी कि आप ये कविता पढ़ेंगे। बहुत बहुत अच्छा अद्भुत। लगा।
बहुत बहुत आभार। और मैं बता दूं, क्योंकि विनोद जी को मैंने इसलिए पहले बुलाया, तो ये कन्हैया भी है हमारे, क्योंकि इनको सिंगापुर में आज कृष्ण जी के कार्यक्रम है, उसमें इनको जाना था, तो इसलिए मैं बाकी सबसे क्षमा चाहती हूँ, इसलिए मैंने इनको सबसे पहले बुला लिया। तो चलते हैं, अब सिंगापुर से भारत थोड़ा सा पास ही है, तो भारत चलते हैं, और भारत से हम आमंत्रित करते हैं मंच पर डॉक्टर प्रियंका सोनीप्रीत जी को। आप जलगांव से हैं, अनेक साहित्य संगोष्ठियों का आयोजन आप करवा चुकी हैं, कविता संग्रह, गजल संग्रह आपके प्रकाशित हो चुके हैं, और अनेक संस्थाओं से आप जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर प्रियंका सोनी जी, आप मंच पर हैं, मंच आपका है, आप हमारे साथ जुड़ी हैं। प्रियंका जी नहीं चलिए दिख रही है। चलिए, देखिए, कोई कल तो बात नहीं नहीं। निकली। तो हम संजय सूद जी हमारे साथ जुड़े हैं। नहीं, ये प्रतिभा जी जुड़ी है। प्रतिभा जी को आप भारत से अगर आमंत्रित करना चाहें तो कर दीजिए। जी प्रतिभा ठीक है, राजन जी, जी प्रतिभा बिल्कुल, राजन जी। प्रतिभा जी मंच पर आपका स्वागत है। जी प्रणाम। मैं प्रतिभा राजहंस भागलपुर से। म- मैं अपना थोड़ा सा परिचय दे देना चाहती हूँ एक पंक्ति में। मैं यहाँ स्थानीय मारवाड़ी महाविद्यालय में हिंदी की प्रोफेसर हूँ। धर्मवीर भारती जी को बचपन से मैंने पढ़ा, इतना पढ़ा कि लिखना और पढ़ना मैंने सीखा। अभी महिषी पुष्पा भारती जी का आदेश हुआ कि पहले उनकी एक कविता सुनाई जाए। मैं इस अंतर्राष्ट्रीय मंच को प्रणाम करके आपके निर्देशन में एक छोटी सी कविता, जो मैं अपने कॉलेज में अपने छात्रों को पढ़ाया भी करती हूँ, वो सुनाना चाहती हूँ। कविता का शीर्षक है सांझ का बादल। आदरणीय भारती जी ने बादल पर नावों का आरोप करते हुए बड़े खूबसूरत ढंग से इस कविता को प्रस्तुत किया है। लिखा गया है, ये अनजान नदी की नावें जादू के से पाल, उड़ाती जाती मंथर चाल, नीलम पर किरणों की सांझी, एक न डोरी एक न मांझी, फिर भी लाद निरंतर लाती सिंदूर और प्रवाल। बहुत सुंदर रूपक बन पड़ा है इसमें। आगे है फिर, कुछ समीप की कुछ सुदूर की, कुछ संदन की कुछ कपूर की, कुछ में गेरू कुछ में रेशम कुछ में केवल जाल, ये अनजान नदी की नावें जादू कैसे पाल, उड़ाती आती मंथर चाल, ये अनजान नदी की नावें। अब आ गया हो तो मैं अपनी कोई कविता सुना दूं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मंच आपका है। ऐसा तो नहीं है कि कुछ खास विषय तय है सुनाने के लिए। नहीं नहीं, विषय मुक्त है आज की गोष्ठी, और आप सुनाइए। मुक्त है, आप सुनाइए। तो मैं पहले मेरी माँ से संबंधित कविता सुनाऊंगी। कहते हैं कि बच्चों के लिए सबसे पहली गुरु, सबसे पहली पूजा की जो विशेष मूर्ति होती है वह माँ होती है। मैंने छोटी छोटी कविताएं माँ पर लिखी हैं। एक बहुत छोटी सी कविता है। माँ, तुम्हारा कोई मंदिर नहीं हमारे मन के सिवा, माँ तुम्हारी कोई पूजा नहीं हमारे नमन के सिवा, माँ तुम्हारे गुणगान का कोई श्लोक कोई प्रार्थना नहीं, फिर भी माँ तुम्हारा नाम हम लेते हैं अपने इष्ट से ज्यादा, और माँ हर खासो आम मौके पर तेरे कहे जुमलों को श्लोकों से ज्यादा बार दोहराते हैं। माँ तेरे जीवन के अनुभव ही दर्शन ग्रंथों से ज्यादा काम आते हैं। माँ तेरे कहे जुमले दर्शन ग्रंथों से ज्यादा काम आते हैं। कुछ और मैं सुना सकती हूँ। प्रतिभा जी, मैं माफी चाहूंगी आपसे, क्योंकि समय की हमारे पास थोड़ी कमी है, तो केवल एक एक रचना ही प्रस्तुत करनी है। तो धन्यवाद। हाँ, बहुत बहुत आभार आपका, क्योंकि इस समय न्यूजीलैंड के में जो है रात के 9:45 बज रहे हैं, और हमारे जो दीदी हैं डॉक्टर सुनीता शर्मा दीदी, उनकी थोड़ी सी व्यस्तताएं भी हैं, तो मैं मंच पर भारत से हम चलते हैं न्यूजीलैंड, और न्यूजीलैंड से मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर सुनीता शर्मा जी को। आप वरिष्ठ कवित्री हैं, साहित्यकार हैं, आपके कई कॉलम। जोड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत आभार आपका। तो मंच आपका है डॉक्टर सुनीता शर्मा दीदी। नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? जी दीदी। जी, मंच को नमन। और
आज कितना सुंदर समा बंधा है और साक्षात सरस्वती जी पुष्प भारती जी के रूप में विद्यमान है मंच पर। इससे अच्छी सुंदर बात तो कोई हो ही नहीं सकती है। तो मंच को नमन करते हुए आदरणीय पुष्प भारती जी, आदरणीय श्री राम अवतार व्यापार जी, ऋतु दी और संजय भारद्वाज जी, संजय आनंद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि यह मंच मुझे प्रदान किया है। और आज हम साक्षात पुष्पा भारती जी के मुख से हमने धर्मवीर भारती जी की कविताएं सुनी। तो बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए मैं सीधे कविता पर आऊंगी। पर दो पंक्तियां पुष्पा भारती जी के प्रति सम्मान के लिए मैं व्यक्त करना चाहूंगी। धर्मवीर जी के शब्द सदियों तक गूंजेंगे, आपकी लेखनी में बसी उनकी खुशबू। पुष्पा भारती जी, आपके समर्पण से हमें मिलती है साहित्य की नई उजली बहार। तो धर्मवीर भारती जी के साहित्यिक योगदान को आप निरंतर जीवित रखती हैं। आपके समर्पण और आपकी दृष्टि ने हिंदी साहित्य में सांस्कृतिक, सामाजिक और भावनात्मक आयाम जो नए जोड़े हैं, उनसे हमारा यह जो मंच है और पूरा विश्व जो है वो कहीं समृद्ध हो रहा है। और मैं सीधे अब अपनी कविता पर आती हूँ। मेरे पिता प्रोफेसर थे। घर था किताबों का एक शांत गहरा सागर। पन्नों की नर्म खुशबू और अलमारियों में ठहरा हुआ कहीं ज्ञान। पिता प्रोफेसर थे, घर था किताबों का एक शांत गहरा सागर, पन्नों की नर्म खुशबू और अलमारियों में ठहरा हुआ ज्ञान। इसी नीरव संसार में एक दिन मेरे हाथ लगा एक दीपक, और उस दीपक का नाम था गुनाहों का देवता। उस दीपक का नाम था गुनाहों का देवता। बाल मन के लिए वह केवल कहानी नहीं, बल्कि एक पहली झलक थी। बल्कि बाल मन के लिए यह केवल कहानी नहीं, एक पहली झलक थी। अब मन की खिड़की धीरे धीरे रोशनी फूटने लगी। अब मन की खिड़की पर धीरे धीरे कहीं रोशनी यूं फूटने लगी। चंदर और सुधा की मूक बातचीत, चंदर और सुधा की मूक बातचीत, उनकी छुपी हुई पीड़ा और प्रेम की नमी मेरे हृदय में ऐसी छाप छोड़ गई कि मन हुआ और पढ़ा जाए, कि मन हुआ और पढ़ा जाए और महसूस किया जाए। एक बार नहीं, पता नहीं कितनी बार पढ़ा। एक बार नहीं, पता नहीं कितनी बार पढ़ा। हर बार नए अर्थों के साथ, हर बार एक और गहराई के साथ। और कहीं यह प्रेम कथा मन के अंदर धस गई, और कहीं यह प्रेम कथा मन के अंदर धस गई। फिर आई वह बारिश, फिर आई वह बारिश, आषाढ़ का एक दिन, जहां बादलों की छांव तले प्रेम और कर्तव्य के बीच का संघर्ष था कहीं। फिर आई वह बारिश, आषाढ़ का एक दिन, जहां बादलों की छांव तले प्रेम और कर्तव्य के बीच का संघर्ष था कहीं। कालिदास और मालविका की कहानियां, जिनमें हर संवाद में बसी थी धरती की गंध, जिनमें हर संवाद में बसी थी धरती की गंध, मेघों की गर्जना और बूंदों की नरमाहट। यह नाटक था, यह नाटक था, लेकिन उससे कहीं बढ़कर जीवन की वह कविता जिसने मेरे भीतर नई आवाजें कहीं जगा दी। और फिर आया वह दौर। अब बताइए कौन सा दौर? अब आया वह दौर
अंधा युग। अंधा युग जहां युद्ध की राख के बीच मानव मन की पीड़ा और प्रकाश दोनों थे। अंधा युग जहां युद्ध की रेखा के बीच मानव मन की पीड़ा और प्रकाश दोनों थे। धृतराष्ट्र की नजरें जो कुछ नहीं देख पाई वह दिखा गई। अभिमन्यु का अधूरा साहस और अश्वत्थामा की अनवरत आग मुझे कहीं भीतर तक झकझोर गए। इन कहानियों से मुझे मिली प्रेरणा और जन्मा मेरा पहला काव्य संग्रह जिसका नाम मैं गांधारी नहीं। मेरा पहला काव्य संग्रह कहीं उन्हीं की प्रेरणा से मैं गांधारी नहीं। आज जब पीछे मुड़कर मैं देखती हूँ तो समझ पाती हूँ। आज जब पीछे मुड़कर मैं देखती हूँ तो समझ पाती हूँ यह यात्रा केवल शब्दों की नहीं। यह यात्रा केवल शब्दों की नहीं बल्कि मन और आत्मा की थी। धर्मवीर भारती मेरे लिए सिर्फ लेखक नहीं। मेरे लिए धर्मवीर भारती सिर्फ लेखक नहीं, एक प्रकाश स्तंभ है। एक प्रकाश स्तंभ है। मेरे साहित्यिक जीवन के प्रथम गुरु है। मेरे साहित्यिक जीवन के प्रथम गुरु हैं। और इस पावन सफर में मैं सम्मान और प्रेम के साथ याद करती हूँ। और इस पावन सफर में मैं सम्मान और प्रेम के साथ उन्हें याद करती हूँ। साथ में उसी सम्मान के साथ उनकी जीवन संगनी सम्मानित पुष्पा भारती जी को, जिन्होंने उनकी रचनात्मक यात्रा को अपनी इच्छाओं और अपने समर्पण से संपूर्ण बनाया। मैं याद करती हूँ सम्मानित पुष्पा भारती जी को, धर्मवीर भारती जी को, जिन्होंने उनकी रचनात्मक यात्रा को अपनी इच्छाओं और समर्पण से संपूर्ण बनाया। और अब कागज पर तैयार खड़े हैं मेरे भी कुछ नए पात्र, सौरभ और श्रेया बनकर। और अब मेरे कागज पर तैयार खड़े हैं मेरे भी कुछ नए पात्र, सौरभ और श्रेया बनकर, मेरे अपने समय की नई कहानी जो उनसे प्रेरणा पाकर कहीं होगी पूर्ण, जो उनसे प्रेरणा पाकर कहीं होगी पूर्ण, जो इस यात्रा की अगली लहर बनकर दुनिया से मिलने को हैं बेकरार। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत सम्मान के साथ मंच को नमन। धन्यवाद। बहुत सुंदर दीदी, आपने अपने रचना संसार की भी कहानी सुनाई और किस तरह से आप प्रेरित हुई आदरणीय धर्मवीर भारती जी से। आपने बहुत सुंदर अपनी रचना में अभिव्यक्ति व्यक्त की। आपका बहुत बहुत आभार। और अब हम न्यूजीलैंड से चलते हैं वर्जीनिया, अमेरिका, क्योंकि वहां पर भी इस समय देर हो रही है, रात का समय है। तो मैं मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय दीदी मंजू श्रीवास्तव दीदी को। आप कवित्री है, वरिष्ठ लेखिका है, नृत्यांगना है और साहित्य की पुजारिन है। मेरे ख्याल से वैसे तो परिचय बहुत लंबा है, क्योंकि अभी समय की कमी है, इसलिए मैं इसी थोड़े से परिचय से आपको आमंत्रित करती हूँ दीदी मंच पर। मंच आपका है। बहुत बहुत धन्यवाद रितु जी। आदरणीय पुष्पा भारती जी को सादर प्रणाम करती हूँ और संजय जी को और रितु जी को बधाई देती हूँ इस सुंदर आयोजन के लिए कि जिसमें पुष्पा जी को सुनने का अवसर मिला। इससे बड़ी सुखद बात किसी भी साहित्यकार के लिए नहीं हो सकती है। सीधे समय की बहुत कमी है क्योंकि बहुत हम यहाँ पर हैं सुनाने वाले। तो जैसा पुष्पा जी का आदेश हुआ है तो मैं 4 पंक्तियां सिर्फ धर्मवीर जी की, भारती जी की एक कविता की सुनाऊंगी, उससे शुरुआत करके अपनी एक कविता का शीर्षक है उनकी जो तुम्हारे पाँव मेरी गोद में। मुझे ऐसा लगता है कि शायद पुष्पा जी के पैरों के ही लिए उन्होंने ये कविता लिखी होगी। ये शरद के चांद से उजले धुले से पाँव मेरी गोद में, ये लहर पर नाचते ताजे कमल की छांव मेरी गोद में,
दो बड़े मासूम बादल देवताओं से लगाते दांव मेरी गोद में। कितना खूबसूरत पैरों के लिए उन्होंने लिखा है कि वास्तव में लगता है कि वो कितने महान रचनाकार थे। तो चलिए अब अपनी कविता पर आती हूँ। और वो नारी मन को भी बहुत गहराई से पहचानते थे, तो मैं भी अपनी एक ऐसी कविता दे रही हूँ जिसमें नारी मन की इच्छाओं की अभिव्यक्ति है कि वो क्या चाहती है। कविता का शीर्षक है समिधा सी जल जाऊंगी। वाह, स्वागत है। अस्पृश्य नहीं स्पर्श हूं मैं, अस्पृश्य नहीं स्पर्श हूं मैं, बस जिस्म नहीं एक रूह भी हूं, सिर्फ छूते क्यों हो महसूस करो ना। अस्पृश्य नहीं स्पर्श हूं मैं, बस जिस्म नहीं एक रूह भी हूं, सिर्फ छूते क्यों हो महसूस करो ना। है सरल तन तक पहुंचना, मन जलधि में तैर जाओ। है सरल तन तक पहुंचना, मन जलधि में तैर जाओ। 7 फेरों से परे एक प्रीत पावन तो निभाओ। इस उपेक्षित सी शिला को मन में मूरत सा बिठाओ। इस उपेक्षित सी शिला को मन में मूरत सा बिठाओ। बना के देवी पूजते क्यों हो संग चलो ना। हर स्त्री साथ चलना चाहती है। जिस दिन मुझे आचमन के जल सा माथे लगाकर ग्रहण कर लोगे, जिस दिन मुझे आचमन के जल सा माथे लगाकर ग्रहण कर लोगे, चिर संगनी स्वयं बन जाऊंगी, रग रग में प्रवाहित हो जाऊंगी, किसी भी रक्त संबंध से बेहतर साबित हो जाऊंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। जिस दिन मुझे आचमन के जल सा माथे लगाकर ग्रहण कर लोगे, चिर संगनी स्वयं बन जाऊंगी, रग रग में प्रवाहित हो जाऊंगी, किसी भी रक्त संबंध से बेहतर साबित हो जाऊंगी। तिरोहित करो मैं को तुम में, तिरोहित करो मैं को तुम में, बचा रहने दो प्रेम के देवत्व को जीवन में। तुम मैं से ऊपर उठो तो सही, तुम मैं से ऊपर उठो तो सही, मैं स्व को भूल जाऊंगी, सच्चे मायने में अर्धांगिनी बन जाऊंगी, तुम बिन कहाँ जी पाऊंगी। सच्चे मायने में अर्धांगिनी बन जाऊंगी, तुम बिन कहाँ जी पाऊंगी। शुक्रिया। जो तुम्हें बिना शर्त पा जाऊंगी, जो तुम्हें बिना शर्त पा जाऊंगी, तुम्हारी देह के हवन कुंड में, तुम्हारी देह के हवन कुंड में समिधा सी जल जाऊंगी। पावन थी पावन हूं मन भावन, पावन हो जाऊंगी, मन भावन पावन हो जाऊंगी। शुक्रिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर दीदी। सच में आपने सही कहा कि भारती जी की लेखनी नारी मन पर भी चली और नारी मन को आपने उनकी कविता में भी दिखाया और अपनी कविता में भी आपने उद्धृत किया। बहुत बहुत आभार आपका। चलिए अब हम अमेरिका से भारत की ओर चलते हैं और मुझे लगा है कि अभी मैंने देखा डॉक्टर प्रियंका सोनी हमारे साथ जुड़ गई हैं भारत से। प्रियंका जी, आप हमारे साथ जुड़ी हुई हैं? अभी मुझे लगा था दिखा नहीं है प्रियंका जी। ठीक है, तो प्रियंका जी हमारे साथ नहीं जुड़ी है, तो मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी नीदरलैंड से हमारे वरिष्ठ पत्रकार लेखक कवि डॉक्टर दिनेश वत्स जी को। मंच पर आपका स्वागत है। आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। जल्दी मैंने कैमरा लगा दिया। बस होने वाला। नमस्कार रितु जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी जी आदरणीय, बिल्कुल मंच पर आपका स्वागत है। आज के इस अंतर्राष्ट्रीय हिंदी संगठन जो कि नीदरलैंड से आज एक कार्यक्रम का आयोजन डॉक्टर धर्मवीर भारती जी के जन्मशती महोत्सव पर आयोजित किया जा रहा है और उसके इस पटल पर हमारे जो आदरणीय पुष्पा भारती जी हैं, मैं सबसे पहले उनको नमन करता हूं। और हमारे आज के जो मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर राम अवतार बैरवा जी,
जो कि आकाशवाणी में सहायक निदेशक के पद पर कार्यरत हैं। और उससे पहले मैंने सुना डॉक्टर संजय आनंद जी को, जो कि मुख्य वक्ता थे, उनका भी मैंने सुना। और आपको तो खासतौर से मैं इसलिए बधाई भी दूंगा ऋतु जी कि आपकी पुस्तक का जो लोकार्पण हुआ नीदरलैंड भारतीय दूतावास में, उसमें मैं वंचित रहा वहां जाने से, और मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं वहां तक पहुंचूं, लेकिन यहाँ कुछ कारणों से जो है मैं उससे वंचित रहा। बट आपने आज एक ये सुंदर आयोजन किया, बहुत अच्छा मुझे लगा। और इन दिनों में आजकल आपको जैसे मैंने बताया, मेरे सभी कवि मित्र हैं और जी मैं यहाँ नीदरलैंड में ही हूँ आजकल जो है। तो और ये कार्यक्रम में जो है आपने एक बहुत अच्छा, क्योंकि 15 अगस्त को मेरा जन्मदिन था और आज 17 अगस्त को एक कार्यक्रम आयोजित हुआ, तो मुझे और ज़्यादा अच्छा लगा। तो मेरी जो खुशी है वो भी दुगनी हो गई और आप लोगों से जुड़ करके और भी अच्छा लगा। तो जी बात चल रही है हमारे ये डॉक्टर धर्मवीर भारती जी। डॉक्टर धर्मवीर भारती जी का जो है, मैंने अभी संस्मरण काफ़ी सुने, उनकी रचनाएं सुनी। आदरणीय पुष्पा भारती जी ने उनकी रचनाएं दी। हालांकि मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि हिंदी साहित्य में उनका बहुत बड़ा स्थान है। मैं कभी कुछ ऐसा तो नहीं लिख पाया कि धर्मवीर भारती जी के ऊपर कोई रचना में, लेकिन अब मैं आगे बिल्कुल प्रयास करूँगा। बहुत कुछ रचनाएं हैं जो मैं अलग अलग विधाओं पे लिखता हूँ। तो मैं एक रचना ज़रूर सुनाना चाहूँगा, जैसा कि आपने आदेशित किया है। पर उससे पहले जी मैं 4 पंक्तियाँ जो है, क्योंकि यहाँ आदरणीय पुष्पा भारती जी हैं, तो मैं कुछ ना कुछ आज बहुत कुछ सीख के जाऊँगा। तो मैं कहना चाहता हूँ कि थोड़ा गम मेरे हिस्से में है, थोड़ी हँसी उधार दे दे, जो भी बची हुई खुशी है ज़िंदगी उसका हिसाब दे दे। यहाँ वाह कौन अपना है कौन पराया, उसका जवाब दे दे। कुछ नया सीख पाऊँ कोई तो ऐसी किताब दे दे, कुछ नया सीख पाऊँ कोई तो ऐसी किताब दे दे। वाह और बहुत बढ़िया। और एक रचना मैं देता हूँ, कुर्सी, जिसका शीर्षक है। हमारे जो मुख्य वक्ता थे संजय आनंद जी, उन्होंने उस दौर की बात कही थी, आपातकाल की जो बात कही थी, तो उसको लेकर के, मतलब हालांकि उस समय नहीं, अभी मैं बस इतना जरूर कहूंगा कि वो जो दौर था वो बिल्कुल एक अलग तरीके का दौर था। तब हम बहुत छोटे छोटे हुआ करते थे, शायद 4th क्लास में पढ़ते थे। तो मेरे भी एक परिवार से जो है उन दिनों जो बौद्धिक की जो बात कही थी, पत्रकार थे मेरे परिवार से, वो उनको भी जो है उस समय जेल में ठूंस दिया गया था। तो एक रचना मैंने लिखी थी, कुर्सी, जिसका शीर्षक है, मैं सुनाता हूँ कि कुर्सी की बात निराली है, कुर्सी बड़ी बलशाली है। कुर्सी की बात निराली है, कुर्सी बड़ी बलशाली है। निर्बल इस पर बैठे तो बल उसमें भर जाता है। कुर्सी छोटी कुर्सी बड़ी है, ये भी कुर्सी पे निर्भर करता है। कुर्सी भी अजब गजब है, नेता की है या सरकारी है। कुर्सी की बात निराली है, कुर्सी बड़ी बलशाली है। कुर्सी की बात निराली है, कुर्सी बड़ी बलशाली है। कुर्सी पल में छिन जाती है, जब धन इसमें भर जाता है। कुर्सी पल में छिन जाती है, जब धन इसमें भर जाता है। कुर्सी आनंद क्या जाने, बैठने वाले में अहंकार भर जाता है। कुर्सी आनंद क्या जाने, बैठने वाले में अहंकार भर जाता है। सरकारी कुर्सी पे ज्यादा मारामारी है। सरकारी कुर्सी पे ज्यादा मारामारी है, अफसर से लेकर चपरासी को लगती प्यारी है। सरकारी कुर्सी पे ज्यादा मारामारी है, अफसर से लेकर चपरासी को लगती प्यारी है। कुर्सी कुर्सी कुर्सी, हाय रे मेरी कुर्सी। कुर्सी कुर्सी कुर्सी, हाय रे मेरी कुर्सी। कुर्सी की बात निराली है, कुर्सी बड़ी बलशाली है। कुर्सी की बात निराली है, कुर्सी बड़ी बलशाली है। कुर्सी के चक्कर में कुर्सी छिन जाती है। कुर्सी के चक्कर में कुर्सी छिन जाती है, चाटुकारिता जब आसमां पे चढ़ जाती है। कुर्सी के चक्कर में कुर्सी छिन जाती है, चाटुकारिता जब आसमां पे चढ़ जाती है। इसको ला उसको हटा, इसको ला उसको हटा, घटिया से चंपू पे भी कुर्सी मेहरबा हो जाती है। कुर्सी कराती कैसे कैसे खेल है। कुर्सी कराती कैसे कैसे खेल है। कुर्सी विपक्ष से कराती मेल है। ये तो जनता ही बताए कुर्सी मेल है या फीमेल है। ये तो जनता ही बताए कुर्सी मेल है फीमेल है। कुर्सी की बात निराली है, कुर्सी बड़ी बलशाली है। कुर्सी की बात निराली है, कुर्सी बड़ी बलशाली है। कुर्सी ने राजा को रंक बनाया। कुर्सी ने राजा को रंक बनाया, कुर्सी ने सालों साथ निभाया। कुर्सी ने राजा को रंक बनाया, कुर्सी ने सालों साथ निभाया। अजब बीमारी कुर्सी को है, जब चाहा जिसको औंधे मुंह गिराया। अजब बीमारी कुर्सी को है, जब चाहा जिसको औंधे मुंह गिराया। और अंतिम पंक्तियां हैं
कि कैसी विडंबना कुर्सी की है, कैसी विडंबना कुर्सी की है, शिल्पी इसका मजदूरी है। कैसी विडंबना कुर्सी की है, शिल्पी इसका मजदूरी है, मेहनत करे दिन रात वो फिर भी निर्धन रह जाता है। कुर्सी की बात निराली है, कुर्सी बड़ी बलशाली है, कुर्सी की बात निराली है, कुर्सी बड़ी बलशाली है। और इस कविता के साथ साथ मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। रितु जी, एक बार आपका बहुत बहुत आभार। और आपने मुझे इस कार्यक्रम से जोड़ा, और हमारे जो मुख्य अतिथि हैं आज के, राम अवतार बैरवा साहब, मैं उनको भी नमन करता हूँ। हमारे और जो मंच पे हैं, मंजू श्रीवास्तव जी, डॉक्टर सुनीता शर्मा जी, और तमाम जो हमारे कवि मित्र पहले सुना करके गए, विनोद दुबे जी, मैं सभी का एक बार सभी को मित्रों को, कवि मित्रों को नमस्कार करता हूँ। बहुत बहुत आभार। रितु जी, मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि जो है प्रियंका जी जुड़ गई हैं अभी, आपने जिनको आमंत्रित किया था इसके अभी पूर्व, वो फिर जुड़ गई हैं। तो हाँ, हाँ, वो मुझे फिर से नहीं दिख रही है, और मैं अब ये मुझे दिखती हैं दोबारा, तो मैं उनको आमंत्रित करती हूँ। तब तक हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और हम नीदरलैंड से चलते हैं मस्कत की ओर। और मस्कत से मैं आमंत्रित करना चाहूंगी आदरणीय हमारी प्यारी प्यारी सिमी जी को। आप पीएलजी ग्रुप के संस्थापक हैं और आपके अनेक मंच हैं, बहुत प्यारी हैं, लेखिका हैं, कवित्री हैं और समाज सेविका भी हैं, और सबसे प्यारे कि वो एक बेहतरीन इंसान भी हैं। वैसे तो आप सभी भी हैं। तो मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगी आदरणीय सिमी कुमारी जी को। मस्कत से मंच आपका है। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी प्यारी डॉक्टर रितु जी, आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत सुंदर संचालन कर रही हैं। मंच पर उपस्थित सभी प्रबुद्ध जनों को सादर नमस्कार। डॉक्टर रितु जी का बहुत बहुत आभार। और पुष्पा जी को सुनकर ऐसा लगा कि जैसे कोई सपना देख रही हूँ उनको मंच पर सामने से देखकर। उनके बारे में मैंने कल देखा भी था, जैसा कि तो जैसे कि इस महान आयोजन में हम डॉक्टर धर्मवीर भारती जी की सृजनात्मक विरासत का जश्न मना रहे हैं, तो मुझे उनकी वो वही पंक्ति याद आती है, उत्तर नहीं हूँ मैं, प्रश्न हूँ तुम्हारा ही। कितनी सरलता पर कितनी तीव्रता से वह यह पंक्ति अस्तित्व के संवाद की भावना जगाती है। धर्मवीर भारती जी हमें चुनौती देते हैं, हर प्रश्न में गहराई तलाशी, हर उत्तर से पहले उसे समझो। इसी भाव से मैं आज अपनी कविता पढ़ने जा रही हूँ, और मुख्य अतिथि पुष्पा भारती जी से और विशिष्ट अतिथि और से आज्ञा चाहूंगी अपनी कविता पढ़ने से पहले। और मेरी भी कविता का शीर्षक आज, जैसे कि मंजू जी ने सुनाया नारी पर, तो मेरी भी कविता का शीर्षक है एक साहसी नारी। स्वागत है। एक साहसी नारी मेरे घर के सामने रहती थी। एक साहसी नारी मेरे घर के सामने रहती थी। वह श्रमिक भी थी और माँ भी थी। उसको श्रमिक माँ कहा मैं करती थी। सारा दिन करती मेहनत मजदूरी, घर का गुजारा जैसे तैसे करती थी। उसके श्रम के सम्मान में उसको माँ के बदले श्रमिक माँ मैं कहा करती थी। काम पर वह जाती पर मन में बच्चों की ही फिक्र उसे सताती थी। खाना बनाती पर कम पड़ता देख बिन खाए काम पर चली जाती थी। बच्चों को ईश्वर की उंगली पकड़ाकर हर सुबह काम पर निकल वह जाती थी। शाम को चिड़ियों के जैसे वह भी कुछ दाना लेकर घर वापस आती थी। कमजोर थी पर वह जान लगा देती थी, और मजदूरी में जो कुछ पाती थी खुद भूखे रहकर बांध के रोटी बच्चों के लिए घर ले आती थी। कोल्हू के बैल के जैसा वहां फिर सारा दिन वह खटती रहती थी। थका शरीर, बोझिल हो आंखें, फिर भी काम करने को सदैव तैयार रहती थी। थक हार कर जब वो शाम को घर आती थी, नींद न जाने कब अपने आगोश में ले लेती थी। रोज रोज पृथ्वी की तरह धूड़ी पर चलती थी, धूड़ी जो कभी खत्म न होने वाली थी। रोज धूड़ी पर चलकर भी कभी न थकती थी, पर वह हार न मानने वाली थी। बच्चों के भविष्य की खातिर अपनी जान लगाने वाली थी। पति जुए में उड़ाते पैसे और वह जैसे तैसे कर्ज लेकर फीस चुकाती थी। पति पर निर्भर न रहकर वह खुद ही बच्चों को पाला करती थी।
आप थी, वह किसी से कह नहीं पाती थी, खामोशी से हर दर्द को वह सह जाती थी, लेकिन फिर भी हार नहीं मानती थी, क्योंकि वह एक माँ थी, क्योंकि वह एक माँ थी। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सुंदर। सुंदर सिम्मी जी, बहुत खूबसूरत। बहुत एक बहुत धन्यवाद। एक नारी, एक लड़की जब नारी बनती है तब वे मजबूत हो जाती है, और जब वो माँ बनती है तो वो सशक्त भी हो जाती है, कि हर कठिनाई का सामना कर पाती है। और आपकी रचना ने ये बहुत सुंदर ढंग से आपने प्रस्तुत किया। बहुत बहुत आभार आपका, आपने समय निकाला और आए। मैं फिर से प्रियंका जी को बुलाना चाहूंगी, यदि प्रियंका जी हैं। नहीं तो मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ सुनीता जौहरी जी को, भारत से। प्रियंका जी सुनीता जी, हैं आप मंच पे, सुन रही हैं? प्रियंका जी जी मंच जी, पे हैं। मैं मंच पे हूँ। हाँ, हाँ, प्रियंका प्रियंका जी जी हैं मंच पे। हैं। प्रियंका प्रियंका जी, जी के बाद में सुनीता जी को हाँ, बुला मंच लीजिए। पर आपका जी। स्वागत है। जी, मैं माफी चाहूंगी कि जी आपने एक प्रियंका बार जी, मेरा नाम पुकारा और मैं शायद कहीं और बिजी थी, कॉल आ गया था मेरा, इसलिए कोई बात नहीं। सबसे पहले तो मैं मंच का स्वागत करती हूँ और संजय जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। उन्होंने मुझे बहुत बार आमंत्रण दिया, लेकिन हर बार मैं उपस्थित नहीं हो पाती थी, कोई ना कोई काम की वजह से। लेकिन आज मैं उपस्थित हूँ आप सभी के बीच। थोड़ी तबीयत नासाज है, गले में प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे खुशी है कि हमारे अंतर्राष्ट्रीय सभी साहित्यगण यहाँ पर उपस्थित हैं और इसका श्रेय संजय जी और उनकी टीम को जाता है। तो मैं अपनी एक यहाँ पर अभी देख रही हूँ कि नारी के ऊपर ज्यादा कविताएं कही गई है और धर्मवीर भारती जी के ऊपर का ये जो आज का सेशन है, हालांकि मैंने उनको बहुत कम नाम सुना है, पढ़ा भी है, लेकिन कुछ उनके ऊपर लिख नहीं पाई। तो मैं अपनी एक रचना यहाँ प्रस्तुत करूंगी और ये हर उस नारी के लिए है कि जो अपने आप में छुपी हुई है, अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाती। ज्यादा वक्त ना लेते हुए शीर्षक है वर्जिन सुहागन। जी स्वागत है। जी धन्यवाद। कि कब मेरा अस्तित्व वेदनाओं संवेदनाओं दर्दो गम का अस्तित्व बना, पता ही ना चला। कब मेरा अस्तित्व वेदनाओं संवेदनाओं और दर्दो गम का अस्तित्व बना, पता ही ना चला। एहसासों के दामन तले जीते गए भीतर और भीतर मेरे समूचे तन मन प्राण में उपजे मासूम गुलाबों की मेरे तन मन प्राण में उपजे मासूम गुलाबों को कब तुमने कैक्टस में बदलना शुरू किया, हमें पता ही न चल पाया, हमें पता ही न चल पाया। एहसास तब जागा जब इसकी चुभन में रूह छलनी लहूलुहान होने लगी, रूह छलनी और लहूलुहान होने लगी। तब जिस्म से रिश्ते रक्त रंजित होते हुए भी खुद से भागते रहे, खुद से भागते रहे। और तब जब कभी पुनः, हाँ पुनः तुमने हौले से ही या आंखों के क्रूर तिरस्कार से ही छू लेते तो, या आंखों के क्रूर तिरस्कार से ही छू लेते तो पुनः जो कुछ सिर्फ थोड़ा सा ही खुद को समेटा होता था, पल में सब बिखर जाता, पल में सब बिखर जाता। रातों के उन असहनीय दर्दीली चीखों को, रातों की उन असहनीय दर्दीली चीखों को अपने गले में ही गला घोंट देना नियति में शामिल हो गया, गला घोंट देना नियति में शामिल हो गया। जिस्म से मेरे खेलते वक्त तुमको आंखों से बहती अश्रुधार से कोई सरोकार नहीं रहता, सिर्फ स्वयं के अपने देहा सुख की खातिर और भी ना जाने मेरे जिस्म से बंधी कितनी कितनी सीमाएं तुमने लांघी, कितनी कितनी सीमाएं
तुमने लांघी और मैं कभी भी इस देहरी को पार करने की हिम्मत भी ना जुटा पाई। जी करता है हर बंधन की सीमा रेखा लांघ लूं, तोड़ दूं सारे रस्मों रिवाज को और अपने लिए एक प्रेम के घने वट वृक्ष की छांव तलाश, जिसकी पनाह में ना स्पर्श मात्र से मैं हाँ पुनः जीवित हो रंगों की हकीकत वाली दुनिया को पा जाऊं और तन मन के वर्जिन सपनों को साकार कर दूं, जो सही मायने में अब तक इसलिए वर्जिन है क्योंकि तुम्हारा मेरे जिस्म को भेदना मेरी रूह की इजाजत बिना रौंदना है। और सुनो, वर्जिन से अपनी देह को सुहागन बनने के सफर में कितना क्या या सब कुछ पता नहीं, क्या खोकर क्या पाया, बस इतना ही। वहां से संवेदनाओं के अस्तित्व का जन्म हुआ। और अब क्या कहूं, जो कभी शुरू हुआ ही नहीं उसे खत्म कैसे करूं, और जो सब कुछ खत्म हो गया उसे कैसे कब तक जीवित रखूं। धन्यवाद आप सभी का। बहुत सुंदर प्रियंका जी, आपने बहुत सुंदर नारी जीवन पर कविता रचना हमारे सामने प्रस्तुत की। और नारी की जो शक्ति है, उसके अंतर्मन की जो पुकार है, वो जो कभी कह नहीं पाती और अपने कर्तव्य पथ पर चलती रहती है, उसकी बहुत सुंदर अभिव्यक्ति आपने अपनी रचना में प्रस्तुत की। आपका बहुत बहुत आभार। जी तो धन्यवाद। अभी हमने भारत की बेटी से और प्रियंका जी से भारत की रचना सुनी। अब चलिए थोड़ा सा मौसम बदलते हैं, भारत की गर्मी से थोड़े से अच्छे मौसम में आते हैं और हम यहाँ से भारत से चलते हैं जर्मनी। और जर्मनी से मैं बुलाना चाहूंगी आदरणीय डॉक्टर शिप्रा शिल्पी जी को। आप साहित्यकार हैं, लेखिका हैं, कवित्री हैं, और यकीन मानिए इनकी जब ये गाना शुरू करती हैं, इनके जो मोहक स्वर हैं, तो मुझे लग रहा है अभी जो माहौल हमारे मंच का थोड़ा सा शांत सा हो गया है, तो देखिएगा हमारे इस कार्यक्रम में कैसे चार चांद लगते हैं इनके स्वर से। तो मैं आपको मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ जर्मनी से आदरणीय दीदी डॉक्टर शिप्रा शिल्पी जी को। वो कर्मवीर वो धर्मवीर, भारत के भारती लाल हुए, साहित्य प्रखर करता कालजयी समग्र, उनकी स्मृतियों को शत शत नमन। मैं डॉक्टर धर्मवीर भारती जी के स्मृतियों को नमन करते हुए, आज अद्भुत अवसर रहा ये हम सबके लिए कि हमने पुष्पा मासी जी के मुंह से कालजयी रचनाओं को सुना और उनके प्रेम को छलकते हुए भी देखा उनकी आंखों से। तो ये क्षण जो होते हैं वो अद्भुत होते हैं। यहाँ माननीय जो मुख्य अतिथि महोदय हैं राम अवतार जी, आपसे दिल्ली में मिलने का सौभाग्य तो नहीं हो पाया था, किंतु बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। डॉक्टर संजय आनंद जी को सुना, बहुत सारगर्भित उनका वक्तव्य था। ऋतु जी का बहुत बहुत धन्यवाद एक बेहद सार्थक आयोजन से जोड़ने के लिए। और सभी मित्रों की महनीय उपस्थिति को नमन करते हुए, अनुवाद की बात कर रही थी पुष्पा मासी, तो उसी अनुवाद से जोड़ूंगी आपको कि जर्मन कवि रेनेर मारिया रिल्के की कविता से जोड़ती हूँ आपको, जिसका अनुवाद डॉक्टर धर्मवीर भारती जी ने किया था। कविता कुछ इस प्रकार थी कि अनजाने परों पर आसीन मैं स्वप्न के अंतिम सिरे पर, वहां मेरी खिड़की है, रात्रि की शुरुआत जहां से होती है, और वहां दूर तक मेरा जीवन फैला हुआ है, ये सभी तथ्य मुझे घेरे हुए हैं जिनके बारे में मैं सोचना चाहती हूँ। तल्ख
घने और निशब्द, पारदर्शी क्रिस्टल की तरह आर पार चमकते हुए। मेरे अंदर स्थिति शून्य को लगातार सितारों से भरा है। मेरा हृदय इतना विस्तृत, इतना कामना खचित है कि वह मानो उसे विदा देने की अनुमति मांगता है। शब्दों का ऐसा चमत्कार देखने को मिलता है डॉक्टर धर्मवीर भारती के रचनाओं में, जो आपके मन को, जैसे कहते हैं कि मन को मन से जोड़ देता है। जीवन का दर्शन उन्होंने दिखाया है अपनी रचनाओं के माध्यम से, जीवन के सच्चे अर्थों को बताया है अपनी, चाहे वो उनकी कहानियां हो, कविताएं हो। और उसी तरह, उसी भाव का एक गीत, चूंकि ऋतु जी ने कहा कि मैं कुछ गा लेती हूँ, गाती तो नहीं हूँ, लेकिन मैं एक गीत नहीं, से आप आपको बहुत जोड़ती सुंदर हूँ, गाती हैं। दर्शन से जोड़ती हूँ आपको। स्वरचित गीत है मेरा, उससे जोड़ती हूँ। जीवन का सच है जो अभी छलका है अभी पुष्पा मासी जी की आंखों से, तो उसी से जोड़ती हूँ कि आना जाना सच है माना, फिर भी चलते जाना है। जीवन है एक कठिन पहेली, बस इसको सुलझाना है। आना जाना सच है माना, फिर भी चलते जाना है। जीवन है एक कठिन पहेली, बस इसको सुलझाना है। रात भले हो गहरी काली, सूरज फिर भी आएगा। गम के पल भी ठहर सके ना, खुशियों को तो आना है। आना जाना सच है माना, फिर भी चलते जाना है। जीवन है एक कठिन पहेली, बस इसको सुलझाना है। हाँ माना ये पल है मुश्किल, फिर भी जीवन जीना है। हाँ माना ये पल है मुश्किल, फिर भी जीवन जीना है। अपनों के संग गया कोई ना, ये विष सबको पीना है। जीवन का है चक्र यही, इस सच को अपनाना है। जीवन है एक कठिन पहेली, बस इसको सुलझाना है। आना जाना सच है माना, फिर भी चलते जाना है। जीवन है एक कठिन पहेली, बस इसको सुलझाना है। तो सत्कर्मों की गठरी अपनी भारी अब रखनी होगी, हर मुश्किल से लड़ने की तैयारी रखनी होगी। दुनिया क्या कहती क्या करती, इससे हमको क्या लेना, और कोशिश अपने हिस्से की जारी अब रखनी होगी। कोशिश अपने हिस्से की जारी अब रखनी होगी। तो ये कोशिशें बहुत सुंदर, खूबसूरत बहुत कोशिशें सुंदर हमेशा डॉक्टर बनी शुक्ला रहें। जी। बहुत बहुत आभार। बहुत सुंदर। मैंने कहा था ना कि आपके जो स्वर है बहुत जब खूब मंच शिल्पी, जारी बहुत होंगे खूब। तो बहुत बन आभार। जाएगा। शिप्रा जी, आपका बहुत बहुत आभार। और जर्मनी से अब हम चलते हैं भारत की ओर, और वहां से मैं आमंत्रित करती हूँ सुनीता जौहरी जी को। आप वाराणसी से आती हैं, आपके अनेक काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। आप काशी साहित्यिक संस्थान ट्रस्ट की संस्थापिका भी हैं। आदरणीय सुनीता जौहरी जी, मंच पर आपका स्वागत है। जितने भी यहाँ उपस्थित सभी सदस्य हैं, सबको मेरा सादर प्रणाम। ये मेरा आप सबसे पहला मुलाकात है। जय हो झूम मैया की, कि पुष्पा दीदी से मुलाकात हुई, आप लोगों से मुलाकात हुई। संजय जी का आभार, उन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। मैं धर्मवीर भारती जी न सिर्फ नारी की मार्मिक स्थिति को समझते थे, बल्कि वे समाज के हर वर्ग को अपनी रचनाओं में शामिल करके चलते थे। तो उनकी एक रचना थी, झुरमुट में दोपहरिया कुमलाई, खेतों पर अंधियारी छाई, पश्चिम की सुनारी घुंघराई, टीलों पर तालों पर, इक्के दुक्के अपने घर जाने वालों पर, धीरे धीरे उतरी शाम। धीरे धीरे उतरी शाम, ये उनकी कविता का शीर्षक था।
तो उनकी कविताओं से प्रेरित होकर मैंने एक कविता लिखी है, जब तक हम अपने आराध्य को श्रद्धांजलि न दे तब तक उनकी पूजा बेकार होती है। तो जिस प्रकार से हम उनके सम्मान में कुछ कार्य करते हैं, तो मैंने एक रचना लिखी है। उनके कुछ गीतों से उनके जो मतलब जो छंद मुक्त जो उनकी जो शैलियाँ कुछ उनकी जो रचनाएं हैं उससे प्रेरित होकर ये मेरी एक है। इसका शीर्षक है तुम्हारा मौन। तुम्हारा मौन वो उन्हीं की शैली में है ये। तुमने कुछ नहीं कहा, तुमने कुछ नहीं कहा, पर तुम्हारी आंखों में वह पूरा युद्ध लड़ा गया। पर तुम्हारी आंखों में वह पूरा युद्ध लड़ा गया जिसमें कोई पराजित नहीं हुआ, कोई विजयी नहीं हुआ। सिर्फ समय थककर घुटनों के बल बैठ गया। सिर्फ समय थककर घुटनों के बल बैठ गया। तुम्हारी उंगलियों के बीच जैसे कोई अधूरा मंत्र अटका था। तुम्हारी उंगलियों के बीच जैसे कोई अधूरा मंत्र अटका था और मेरे होठों पर एक अनकही प्रतिज्ञा। मैं सोचती रही क्यों हर सत्य का जन्म इतनी चुप्पी में होता है? क्यों हर सत्य का जन्म इतनी चुप्पी में होता है? क्यों हर प्रेम का चेहरा इतना धुंधला, जैसे ओस में भींगती शाम की दीपशिखा? जैसे ओस में भींगती शाम की दीपशिखा। तुम चली गई, पर तुम्हारा मौन अब भी मेरे भीतर एक धीमी नदिया की तरह बहती है। अब भी मेरे भीतर एक धीमी नदिया की तरह बहती है, जो हर मोड़ पर मुझे याद दिलाती है हमारे संवाद से नहीं, शब्दों से भी नहीं, अधूरी प्रार्थनाओं से जो लिखे गए हैं उसमें तुम्हारा मौन। यही मेरी एक छोटी सी श्रद्धांजलि थी उनको। आशा है आप लोगों को पसंद आई होगी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपने बहुत सुंदर कविता, बहुत सुंदर शब्दों में श्रद्धांजलि अर्पित की। आपका बहुत बहुत आभार। और मैं देख रही हूँ हमारे साथ गुरबख्श मोंगा जी जुड़े हुए हैं। आप भारत से जुड़े हैं सर? मोंगा जी, ये स्मिता जी जुड़ी हुई है, स्मिता श्रीवास्तव जी को आमंत्रित स्मिता जी भी करिएगा। जुड़ी हुई हैं, मोंगा जी भी जुड़े हुए हैं। सर आप भारत से जुड़े हैं? मोहाली से। सर मोहाली से आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, ये आयोजन बहुत अच्छा है आपका, ऐसे आयोजन होते रहें और हर तरह से मैं जी ठीक है सर। बहुत अच्छा। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा, बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं भारत से ही आमंत्रित करती हूँ हमारी शिक्षाविद और साहित्यकार, बाल साहित्यकार, कवित्री आदरणीय स्मिता श्रीवास्तव जी को। स्मिता जी, मंच पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद रितु जी। माननीय पुष्पा भारती जी को सादर प्रणाम। उनके मुख से कविता सुनना मेरा सौभाग्य है। उनको मेरा शत शत नमन। विशिष्ट अतिथि श्री राम अवतार जी का भी हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। रितु जी एवं संजय जी का भी हार्दिक आभार। इस सार्थक कार्यक्रम से जोड़ने का श्रेय मैं उन्हीं को देती हूँ। मंच पर उपस्थित सभी विद्वत जनों का हार्दिक अभिनंदन है। धर्मवीर भारती जी, शब्दों के जादूगर। धर्मवीर भारती हिंदी साहित्य के एक सशक्त हस्ताक्षर हैं, जिन्होंने अनेक अमर रचनाएं देकर हम साहित्य प्रेमियों को समृद्ध किया। वे गद्य विधा में जितने संपूर्ण थे, उतने ही काव्य विधा में भी परिपूर्ण थे। उनकी कुछ कविताएं हम सब ने किसी न किसी स्तर पे पाठ्यक्रम में जरूर पढ़ी है, पर यहाँ मैं उनकी एक कविता ले रही हूँ, कुछ भी तो व्यर्थ नहीं। कविता का शीर्षक है कुछ भी तो व्यर्थ नहीं। जाने क्यों कोई मुझसे कहता,
मन में कुछ ऐसा भी रहता, जिसको छू लेने वाली हर पीड़ा, जिसको छू लेने वाली हर पीड़ा, जीवन में फिर जाती व्यर्थ नहीं। अर्पित है पूजा के फूलों सा जिसका मन, अनजाने दुख कर जाता जिसका परिमार्जन। अपने से बहुत सुंदर। बाहर की व्यापक सच्चाई को नतमस्तक होकर वह कर लेता सहज ग्रहण। वे सब बन जाते, वे सब बन जाते पूजा गीतों की कड़ियां। यह पीड़ा, यह पीड़ा, यह कुंठा, ये शामें, ये घड़ियां, इनमें से क्या है जिनका कोई अर्थ नहीं, कुछ भी तो व्यर्थ नहीं। तो ये धर्मवीर भारती जी के शब्दों की जादूगरी है, और जिसको हम सभी शत शत नमन करते हैं, और हम सब उसको समझने का प्रयास भी करते हैं कि शब्दों के माध्यम से वे किस संवेदना को स्पष्ट रूप से कहना चाहते थे। अब मैं एक अपनी कविता, हल्की फुल्की सी कविता ही सुना रही हूँ। साझा स्वप्न। प्रथम किरण सा नवल सृजन हो, प्रथम किरण सा नवल सृजन हो, धवल चेतना का स्पंदन हो। आशा की हो नव उड़ान, आशा की हो नव उड़ान, साझे सपने साझे प्रयत्न हो। उठे एक स्वर एक मनोरथ, धरे ध्येय पथ चले अनवरत। भाग्य नहीं ना हो अंधा अनुकरण, भाग्य नहीं ना हो अंधा अनुकरण। लक्ष्य भेद का ही ठाने ये मन, हार रहे या जीते एक क्षण, हार रहे या जीते एक क्षण। हर प्रतिफल का हो अभिनंदन, हो साझे सपने और साझे प्रयत्न। लक्ष्य सृजन का हो हर प्रयास, लक्ष्य सृजन का हो हर प्रयास। अपना थल हो अपना आकाश, थके न मन ना हो हताश। आशा की फैले अनंत उजास, आशा की वाह, फैले अनंत उजास। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत सुंदर, बहुत मुझे सुंदर आप तक रश्मिता जी, से बहुत जोड़ने बढ़िया। के लिए। बहुत सुंदर रचना, आशावाद से भरी हुई बहुत सुंदर रचना। और हम कार्यक्रम के लगभग अंत में आ गए हैं। मुझे लगता है कि हमने सभी हमारे अतिथियों को सुन लिया है। तो यदि आज्ञा हो तो डॉक्टर रितु मैं जी एक मिनट, डॉक्टर रितु जी एक मिनट प्लीज। जी जी डॉक्टर सर, रितु, जी बोलिए मैं गुरबख्श पोंगा, आपने अभी बात की थी। मैं जी। कुछ कंटेम्पररी डिस्कोर्स पे कुछ लिखता रहता हूँ। आज ही स्वतंत्रता सेनानी भीखा जी कामा के ऊपर मेरा एक आर्टिकल छपा है। स्वतंत्रता जी सेनानी रही हैं, जी और जी जी उसकी जो अंतिम 2 लाइनें जिससे मैंने उसे समाप्त किया है, चूंकि जी मैं देख रहा हूँ कि ज्यादातर इसमें औरतों की सहभागिता रही, तो अंतिम लाइनें मैंने लिखी हैं। अभी रोशन हुआ जाता है रास्ता, अभी जी। रोशन हुआ जाता है रास्ता, वो देखो एक औरत आ रही है। अरे वाह, शुभकामनाएं, शुभकामनाएं। बहुत अच्छा आपका बहुत आयोजन, सुंदर। और और ऐसे आपने आयोजन तो होते संतुलन रहें बना दिया। जी। और आज की इस मुलाकात के लिए प्रतिभा राजहंस जी का मैं विशेष आभारी हूँ। उन्होंने मुझे सूचना दी और इस बहाने से मैं जुड़ पाया आप लोगों से। बहुत बहुत आप आभार। साथ बहुत जुड़े बहुत स्वागत रहिए, है आपका। जी आप जी, हमारे साथ हर धन्यवाद। कार्यक्रम में जुड़िए। हमें अच्छा लग रहा है कि आप हमारे श्योर साथ श्योर जुड़े जी हुए जी, हैं। बहुत अच्छा और हम लोग जी। कार्यक्रम के लगभग अंत में आ गए हैं। और राइट राइट राइट। अंत में मुझे लगता है, जैसा कि आदरणीय पुष्पा जी का भी शुरू में कार्यक्रम के आरंभ में एक अनुरोध था कि मैं भी अपनी एक कविता सुनाऊं, तो मैं अपनी कविता सुनाती हूँ छोटी सी, और उसके बाद मैं मुख्य अतिथि जी को आमंत्रित करती हूँ। क्योंकि कनु प्रिया जो है वो मेरी पहली पुस्तक थी। जब मैं दूरदर्शन में काम कर रही थी, तो जब मेरा पहला कार्यक्रम था पत्रिका का संचालिका के रूप में, तो मुझे ये कनुप्रिया कमलेश्वर जी से उपहार स्वरूप मिली थी पुस्तक। और ऐसा कहें कि युवा मन में जो प्रेम की जो तितलियां उड़ती हैं, वो वो उड़नी शुरू हुई थी सुधा को गुनाहों का देवता पढ़कर। तो ऐसा कुछ रहा था। तो 2 लाइन मैं कनुप्रिया की ही बोलती हूँ। मैं राधा हूँ, मैं व्रत केवल तुम्हारा नाम है, मेरा व्रत केवल तुम्हारा नाम है, मेरी साधना केवल तुम्हारी प्रतीक्षा है, और मेरा जीवन केवल तुम्हारे स्पर्श की प्यास है।
और इसी के साथ अब मैं अपनी एक जो संबंध है, जैसे कनुप्रिया कृष्ण और राधा का संबंध था, वैसे ही सागर और किनारे का भी संबंध होता है। तो मैं सागर और किनारे पर आधारित जो मेरी कविता है वो मैं पढ़ती हूँ। एक शाश्वत संबंध। मैं सागर हूँ, अनंत, चंचल, अथाह, और तुम किनारा, स्थिर, मौन, सहनशील। तुम्हारी ओर बढ़ता हूँ हर रोज, टकराता हूँ, लौटता हूँ, पर फिर भी हर बार तुम्हारे पास ही आ जाता हूँ। मैं बहता हूँ, तुम ठहरते हो। मैं ज्वार लाता हूँ, तुम मुझे सहते हो। मैं ऊंचा उठता हूँ, क्रोध में, प्रेम में या व्याकुलता में, पर तुम कभी नहीं डगमगाते। तुम्हारी मौन दृढ़ता मुझे हर बार शांत कर देती है। मैं उफनता हूँ, तुम समेटते हो। मेरी लहरें जब विकराल होती हैं, तुम पीछे नहीं हटते, बल्कि अपनी रेत पर मेरा अक्स सजो लेते हो। मेरे बवंडर भी तुम मेरी सिसकियों में सुन लेते हो। मैं कभी ना थमने वाला, तुम कभी ना बदलने वाले। मैं बदलता हूँ रूप, कभी गहराई, कभी तूफान, पर तुम हर सुबह, हर शाम वही रह जाते हो। तुम्हारी इस ना बदलती शांति में ही मुझे मेरा होना मिलता है। हमारा संबंध मिलन नहीं, प्रतीक्षा है। मैं तुमसे मिलने आता हूँ, हर बार सिर्फ छू कर लौट जाता हूँ। तुम मुझसे कभी कुछ नहीं मांगते, फिर भी हर बार मैं कुछ छोड़ आता हूँ। अपनी नमी, अपनी गहराई, अपना शोर। तुम मेरी थकान की विश्रांति हो। जब मैं थकता हूँ सारी दुनिया को समेटते हुए, तो लौटता हूँ तुम्हारे पास। तुम्हारी रेत में सो जाता हूँ कुछ पल, जैसे एक बच्चा माँ की गोद में सिसक कर सो जाए। और फिर मैं लौट जाता हूँ, क्योंकि सागर हूँ, रुक नहीं सकता। और तुम हर बार वहीं खड़े रहते हो, जैसे प्रेम जो जाने वालों से नहीं डरता। सागर और किनारा मिलते हैं हर दिन, बिछड़ते हैं हर क्षण, फिर भी उनका प्रेम अमिट, अपरिभाषित और अमर है, जैसे कनुप्रिया का। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, सुंदर पढ़ा ऋतु जी आपने। बहुत आनंददायक। बहुत बहुत आभार। और मैं आज बहुत ही आदर और सम्मान से हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर राम अवतार जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ, सादर आमंत्रित करती हूँ। भारत में भी मिलना हुआ, काफी आत्मीय पल साथ में रहे, बहुत अच्छा लगा। बहुत ही सज्जन और उत्कृष्ट कोटि के कवि हैं आप, साहित्यकार हैं, और मंच पर आपका स्वागत है। हमारे जरा से आग्रह से आपने अपने इतनी व्यस्त समय में से समय निकाला। मुझे मालूम है आज आपका छुट्टी का दिन है, फिर भी आप व्यस्त थे और फिर भी आपने समय निकाला। मंच पर आपका स्वागत है सर, मंच आपका है। आप सर अनम्यूट कर लीजिए, आपका माइक बंद है। आवाज आ रही होगी शायद मेरी। जी सर, आवाज जी आ रही सर, है आपकी? जी सर। जी जी आवाज आ जी। रही है तो आपकी? सबसे पहले तो मैं अपने आप सभी का अम, इस पावन महफिल में बारिश की इस बहुत या भारत में तो इस वक्त बारिश का माहौल है और लगभग शाम होने को है, वहाँ रात होने को है। तो ऐसे में बहुत से जो विदेशी हमारे साथी हैं वो शायद सोने की तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन बहुत बड़ी महफिल सजाई है। और मेरे लिए एक बहुत सपना जैसा है कि मैं आज पुष्पा जी को सामने देख पा रहा हूँ। हालांकि आकाशवाणी में कई बार मुलाकात हुई है, कई बार उनकी रिकॉर्डिंग हुई है, लेकिन मैंने आज देखा। ये ऋतु जी का बहुत बड़ा एहसान है सबके ऊपर कि उनसे मिलवाया। और वो
कितनी सहज है कि इस मंच पे आ भी गई। ये बहुत बड़ी बात जी है उनके लिए और हम सबके लिए कि हमने उनको। और एक बात और महत्वपूर्ण, मैं आपको सबको शायद पता ना हो, मैं बता देना चाहता हूँ कि धर्मवीर भारती का अंधा युग जो नाटक है वो आकाशवाणी के लिए लिखा गया था। अरे आकाशवाणी ने उनसे रिक्वेस्ट अच्छा की थी कि एक नाटक लिखिए, तो उन्होंने नाटक आकाशवाणी के लिए लिखा था। अच्छा अरे और ये बहुत अच्छा। आकाशवाणी में कितनी बार प्रसारित हुआ और कई कड़ियों में हुआ, और आज वो नाटक अगर है तो आकाशवाणी ने उनसे कह के लिखवाया था। और ये नाटक बहुत कड़ियों में और बहुत ही बेहतरीन नाटक, आज तक की मैंने ऐसा नाटक कभी सुना नहीं। जी मतलब कैसे जीवन की एक युद्ध के बाद की स्थिति जो होती है और युद्ध के समय की जो स्थिति होती है, मतलब कोई आदमी ये नहीं सोचता कि तैश में आकर सब कुछ कह देता है, लेकिन जो बाद की स्थिति बनती है, अंधायुग उसका बहुत बड़ा उदाहरण है। उसने बहुत शिक्षा दी है, उसमें शिक्षा भी है, उसमें एक अलख भी है, उसमें एक हमको सीख भी देती है कि हम किस तरह से जीवन के उस जो आने वाला टाइम है उसको भाप के। आज मैंने अपना एक कमेंट भी किया है कि जो बोलना है वो कहने से पहले सोचना है, क्योंकि कह देने के बाद सोचना तो पश्चाताप होता है सिर्फ। जी तो जो बात महाभारत में, जरा सी बात से महाभारत हुआ और उस महाभारत के कारण वो पूरा जरा सी बात पे किसी ने कुछ कहा और पूरा महाभारत हुआ। और महाभारत के बाद की जो स्थिति बनी, खुद भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे से पता नहीं किसने कहलवा लिया कि युद्ध होना चाहिए, मैं भी युद्ध नहीं चाहता था। जी तो ये इस अवसर पर आज हम उस महान आत्मा को याद कर रहे हैं। ये हम सबके लिए बहुत बड़े गौरव की, सम्मान की और हर्ष की बात है। और आज जो महफिल सजी है, पूरे विश्व से लोग जुटे हैं। सबसे बाहर से मिलना होता है और बाकी ऑनलाइन मिलते हैं, लेकिन जो इस तरह का मिलाप होता है वो मिलाप एक तरह से संजय जी बहुत अच्छी बात लिख रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है कि ये एक जानकारी सी है, लेकिन मेरे लिए पहली बार मैंने सुना था तो मुझे देखे आकाशवाणी के लिए एक नाटक लिखा और वो इतना चर्चित हुआ। तो खैर, ये संजय जी ने आज बहुत बड़ी बड़ी बात कही और बहुत अच्छा लगा। और पुष्पा जी आज मंच पे मौजूद रही, ये हम लोग सबका सौभाग्य है। मैं क्योंकि सबको सोने का वक्त हो रहा है और सब बिजी होंगे, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। और उनके सम्मान में एक पंक्ति उनकी मुझे एक कविता बहुत प्यारी लगती है। मैं आज सोच रहा था क्या, जब पुष्पा जी ने कहा कि उनके कुछ कुछ पढ़ा जाए, तो मुझे उनकी कविता बहुत, हालांकि वो छंद मुक्त है तो याद करना संभव नहीं है, लेकिन मेरे पास वो सामने है तो मैं उसको पढ़ देता हूँ। मुझे आज ये जी बार सर बार ये स्वागत सौभाग्य मिलेगा नहीं। कितनी बेहतरीन कविता है कि वक्त अब बीत गया बादल भी, मतलब मैं एक माहौल है आज का जो उस पर सुना रहा हूँ, तो कैसी अपने आप निकल के, मुझे अच्छी कविता जो लगती है अपने आप निकल के आ जाती है कि वक्त अब बीत गया बादल भी क्या उदास रंग ले आए, देखिए कुछ हुई है आहट सी, कौन हो तुम चलो भले आए। कि वक्त अब बीत गया बादल भी क्या उदास रंग ले आए, देखिए कुछ आहट हुई है, देखिए कुछ हुई है आहट सी, कौन हो कौन है तुम चले भले आए। अजनबी लौट चुके द्वारे से दर्द फिर लौट कर चले आए, क्या अजब है पुकारिए जितना, अजनबी कौन भला आता है, एक है दर्द वही अपना है, लौट कर हर बार चला जाता है। वाह अनलिखे गीत सब उसी के हैं, अनकही बात भी उसी की है, अनउगे दिन सब उसी के हैं, अनहुई रात भी उसी की है, जीत पहले मिली थी जो। कि अनलिखे गीत उसी के हैं, अनकही बात भी उसी की है, अनउगे दिन सब उसी के हैं, अनहुई रात भी उसी की है, जीत पहले मिली थी जो, आखिरी मात भी उसी की है, एक सा स्वाद छोड़ जाती है जिंदगी तृप्त भी और प्यासी भी, एक सा स्वाद छोड़ जाती है जिंदगी तृप्त भी और प्यासी भी, लोग आए गए बराबर हैं, शाम गहरा गई है उदासी भी। एक सा वाह स्वाद छोड़ जाती है जिंदगी तृप्त भी प्यासी भी, लोग आए गए बराबर हैं, शाम गहरा गई उदासी भी। तो शाम बहुत यहाँ गहरा रही है, रात दिन क्षितिज पर बिल्कुल सूरज डूब चुका है। अपनी दो पंक्तियां, दो चार पंक्तियों के साथ इस महफिल को मैं जी सर हम अंजुमन में आप अपना भी कुछ आहुति दे बिल्कुल देना आपकी चाहता रचना हूँ भी हम सुनना चाहेंगे। बिल्कुल सर स्वागत है। कि क्यों जाता है इधर उधर इस दुनिया में। ये धर्मवीर भारती जी को समर्पित है कि क्यों जाता है इधर दुनिया में,
मेरे जैसा बसर कहाँ इस दुनिया में, कि क्यों जाता है इधर उधर इनमें, मेरे जैसा कहाँ बसर इस दुनिया में, और मेरे चलने से भी धरती हिलती है, कुछ तो अपना है असर इस दुनिया में, कि मेरे चलने से भी धरती हिलती है और एक आज हम हिंदी भाषी सारे हिंदी के सम्मान में इकट्ठे हुए हैं। अगले महीने दिवस मनाएंगे और हम सभी पूरे विश्व में रहकर हिंदी की आवाज बुलंद कर रहे हैं। उनको समर्पित, हिंदी भाषा को समर्पित एक रचना कि तोड़कर हाथों की चूड़ियां रोती हैं। या महिला ज्यादा है तो वो उनके लिए भी एक तरह से ये कविता मान लीजिए कि तोड़कर हाथों की चूड़ियां रोती हैं, हवा से लिपट कर टहनियां रोती हैं, कि तोड़कर हाथों की चूड़ियां रोती हैं, हवा से लिपट कर टहनियां रोती हैं, और कोई बेखबर खाली कर गया मकान, कोई बेखबर खाली कर गया मकान, सामने खुलने वाली खिड़कियां रोती हैं, कि कोई बेखबर खाली कर गया मकान, सामने खुलने वाली खिड़कियां रोती हैं, और एक दिन खुद में डूब गया दरिया, एक दिन खुद में डूब गया दरिया, बेलिबास बड़ी बड़ी मछलियां रोती हैं, कि एक दिन खुद में डूब गया दरिया, बेलिबास बड़ी बड़ी मछलियां रोती हैं, और जाने किस पे आके ठहरा था वक्त, कि जाने किस पे आके ठहरा था वक्त, सदियों की नासुलझी पहेलियां रोती हैं, कि जाने किस पे आके ठहरा था वक्त, सदियों की नासुलझी पहेलियां रोती हैं। और जिस पंक्ति के लिए पूरी रचना हुई है वो पंक्तियां हैं कि दूर गांव के तोड़कर हाथों की चूड़ियां रोती हैं, हवा से लिपट कर टहनियां रोती हैं, और दूर गांव के छोर पे घूंघट में, दूर गांव के छोर पे घूंघट में, हिंदी की छोटी छोटी बोलियां रोती हैं, हिंदी की छोटी छोटी बोलियां रोती हैं, तोड़कर हाथों की चूड़ियां रोती हैं, हवा से लिपट कर टहनियां रोती हैं। बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए बहुत खूब और सर, ये बहुत महफिल सुंदर सजाने के रामधर लिए। जी, बहुत बढ़िया। बिल्कुल सर, जो आज हिंदी की स्थिति है उसका आपने यथार्थ चित्रण 2 शब्दों में कर दिया, और ये बहुत मतलब बहुत कम शब्दों में आपने बहुत बड़ी बात कह दी। और आपकी रचनाएं तो हमेशा ही हम सुनते हैं और हमेशा ही सुनने का मन करता है, क्योंकि आपकी रचनाओं में, आपकी गजलों में हमेशा कोई ना कोई एक संदेश छिपा होता है। तो ये सबसे बहुत बड़ी बात है आपकी रचनाओं की और गजलों की, और आपने व्यस्त समय में भी समय निकाला हम सब के लिए, और बहुत धैर्य के साथ आप पूरे समय हमारे साथ बैठे भी रहे। इसके लिए भी मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। और मैं अब पुनः एक बार फिर से आदरणीय रितु जी पुष्पा जी को क्षमा मांग रही हूँ मैं अब जी इजाजत दीदी, चाहूंगी, बिल्कुल है ना। जी, बिल्कुल दीदी। सॉरी, आप मुझे इतने समय हमारे साथ रही, आपका बहुत बहुत दूसरी आभार। गोष्ठी अटेंड करनी है इसलिए जी सॉरी। बिल्कुल दीदी, हाँ समझ सकती हूँ। जी आपका स्वागत है। मैं फिर से आदरणीय पुष्पा भारती जी को आमंत्रित करती हूँ मंच पर, क्योंकि उन्होंने कहा था, हमसे ये वादा किया था कि वो अंत में भी 1-2 रचनाएं सुनाएंगी। तो आदरणीय पुष्पा भारती जी का मंच पर पुनः स्वागत है। यदि आप हमारे साथ जुड़ी हैं, और जैसा कि आपने कहा, हमारे मुख्य अतिथि जी ने भी जो रचना पढ़ी कि सोच कर बोलना चाहिए, युद्ध हो गया 84 बात पर, तो उस पर ठंडा लोहा कविता थी भारती जी की, जिसमें उन्होंने लिखा था कि लोहा जब गर्म हो तब तक चोट करो, ठंडे लोहे पर प्रहार केवल हथौड़ा तोड़ता है। तो वो भी एक अपने आप में बड़ी बात थी, और कहने की भी बात थी कि जब ये तो हम सभी सुनते आए हैं बचपन से भी कि पहले तोलो और फिर बोलो। तो ये बहुत बड़ी अपने आप में सीख थी, और उनकी रचनाएं, उनके जो साहित्य था भारती जी का, वो तब भी प्रासंगिक था और आज भी उतना ही प्रासंगिक है वर्तमान पीढ़ी के लिए भी, और मुझे लगता है भविष्य की पीढ़ी के लिए भी हमारे लिए वो उतनी ही प्रासंगिकता के साथ बना रहेगा। तो मुझे लगता है शायद आदरणीय पुष्पा भारती जी का लिंक आउट हो गया है, या हो सकता है समय भारत में अधिक हो गया होगा, इसलिए हमारे साथ नहीं जुड़ पा रही हैं। नहीं जुड़ पा रही। हाँ है, वो दिख रही है मुझे,
उसमें पार्टिसिपेंट में, पर वो जुड़ नहीं पा रही हैं। जुड़ नहीं पा, मैंने हो 1-2 सकता बार है। प्रयास किया उनको जोड़ने का, पर जुड़ नहीं हाँ, पा रही कोई हैं वो। बात नहीं। एनीवे कोई बात नहीं, उनकी हाँ, आयु को देखते बिल्कुल हुए हमको ये बिल्कुल मानना चाहिए कि जितना उन्होंने सुनाया बहुत बड़ी बात है। जी, वो 92 वर्ष की बिल्कुल हैं। बिल्कुल, बहुत सुंदर। बहुत बड़ी बात है। और हमारे साथ मॉरिशस से सुकीर्ति रघुनंदन जी भी जुड़ने वाली थी, किन्हीं कारणों से वे भी नहीं हमारे साथ जुड़ पाई हैं। और आज आप सब ने हमारे अनुरोध पे इस मंच की शोभा बढ़ाई, अपना कीमती समय दिया, इसके लिए मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। आदरणीय संजय जी का और गुरबख्श जी का जो पूरे समय हमारे साथ जुड़े रहे, आदरणीय डॉक्टर राम अवतार जी का, डॉक्टर शिल्पी जी का, सिमी कुमारी जी का, स्मिता श्रीवास्तव जी का, आदरणीय दिनेश वस्त्र जी का, वत्स जी का, प्रतिभा जी का, डॉक्टर सुनीता जी का, ऑस्ट्रेलिया से इतनी रात में जुड़ी रही। आप सबका हृदय से आभार और आशा करती हूँ कि भविष्य में हमारे इस तरीके के कार्यक्रमों में आपका सहयोग हमेशा बना रहेगा और आपका स्नेह भी इसी तरह बना रहेगा। साथ ही आज हमारे साथ इस आभासी पटल से, जूम से, फेसबुक से जुड़े हुए हमारे सभी श्रोताओं का और दर्शकों का भी मैं हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। अगले कार्यक्रम में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। रितु जी आपका भी बहुत बहुत मैं आभार, सोच और रही राम थी अवतार भाई सर का भी बहुत बहुत आभार। बहुत आपका भी धन्यवाद बहुत बहुत आभार सर। डॉक्टर रितु जी, और थैंक यू। यहाँ बहुत पे दिनेश जी आजकल 11:11 आभार। टच नमस्कार में हो सभी रहा को, है नमस्कार। बहुत और मैं शानदार ये दिनेश जी सोच कार्यक्रम रही आजकल था, रेट चलाने में और अच्छा इसके लग लिए रहा है। आपको बहुत बहुत बधाई। राम अवतार सर नमस्कार, बैरवा सर जी 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 नमस्कार सबको। जी जी और बहुत हमारे धन्यवाद। यहाँ बहुत जी अच्छे 20 प्रोग्राम हो रहे किए नमस्कार हैं सुनीता जी, और नमस्कार सोच अच्छी ये रही थी कविताओं कि के लिए नमस्कार। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत जल्दी बहुत चली धन्यवाद। राम जाऊंगी। अवतार जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा कार्यक्रम जी समाप्त होने के पहले। आदरणीय राम अवतार जी, आप जी आकाशवाणी में इतने उच्च पद पर हैं, कोई इस प्रकार की गोष्ठी, क्योंकि धर्मवीर भारती जी का ये जन्मशती वर्ष चल रहा है, कोई सर कार्यक्रम होती हम रहती लोग है, सर करिए होती रहती जिसमें है, हाँ, होती जैसे रहती हम सब लोग रेगुलर हम होती हर लोग जो है सप्ताह काव्य होती पाठ है। करें, इस तरह जी कोई जी कार्यक्रम आप बनाइए, बिल्कुल हम बिल्कुल सब जुड़ना चाहेंगे बिल्कुल उससे। बिल्कुल बहुत बहुत जी धन्यवाद। जी बिल्कुल 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 बहुत हम लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। जी जी जी, शुभ रात्रि। शुभ नमस्कार सर, रात्रि। शुभ रात्रि। ऋतु नमस्कार जी, रितु जी, मैं ये एक कहना बार फिर से चाहूंगी, आपको। यहाँ पे जी 11:20 हो रहे हैं और मैं ये सोच जी रही थी कि बहुत जल्दी चली जाऊंगी क्योंकि सुबह काम पे जाना है, पर इतना आनंद आया कि जुड़ी रही। मतलब मुझे लगा कि नहीं, छोड़कर नहीं जाना है। शायद हाँ, पुष्पा भारती जी को दोबारा सुनने का भी मौका मिलेगा। और सब लोगों ने इतना अच्छा, मतलब आपका संचालन बहुत अच्छा, संजय अनंत जी ने इतनी अच्छी बात कही, दिनेश जी आपकी कविता, और जितने सब लोग जुड़े थे, बहुत आनंद आया। और देखिए रात्रि इतनी हो गई है, पर फिर भी ये था कि सबको सुनकर ही जाऊंगी मैं, तो बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत आभार आप सबका। बहुत बहुत और धन्यवाद अगले प्यारी प्यारी डॉक्टर रितु जी, बहुत अच्छा लगा मंच पर आकर, पहली बार आपके मंच से जुड़ रही हूँ और बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत थैंक यू रितु आभार जी, नमस्कार सभी को। जी। नमस्कार। बहुत थैंक आज यू रितु जी, के प्रोग्राम की सभी को बधाई। बहुत धन्यवाद। सुंदर बहुत बहुत बधाई संचालन, सभी बहुत को। सुंदर प्रोग्राम। धन्यवाद। थैंक यू प्रियंका जी, जी थैंक जी यू रितु जी जी। थैंक यू।